कर सकूँगा और जो जितने वैद्य को मैं मोटिवेट कर सकूँगा, उसके लिए मेरा प्रयास रहेगा। तो सभी गुरुजनों को प्रणाम और विश्व आयुर्वेद परिषद का धन्यवाद एक बार फिर से कि मुझे यहाँ पे मौका दिया। तो ज़्यादा हम टाइम ऐसा उसमें नहीं लेंगे। जो मेरा प्लानिंग रहेगा ये हमारा सेशन के दौरान उसमें ज़्यादातर मेरा सभी पॉइंट्स में ज़्यादातर कवर करूँगा। स्टार्टिंग में प्रिवेंटिव से लेकर वैक्सीनेशन तक का जो भी हमारा इन बिटवीन 2 दिन से भी जो क्वेश्चन्स आ रहे थे और प्लस जो भी मेरा अनुभव है ये सभी में उसमें मैं शेयर करूँगा। सबसे पहले दिक्कत ये है कि आयुर्वेद में अभी अब अगर हम देखना चाहें कि भई ये अगर कोरोना एक है, तो एक प्रकार से युद्ध जैसा माहौल है और हमारे पास उसके लिए उसकी पूरी सेना ही नहीं है। जितने लोग आयुर्वेद पे काम कर रहे हैं, उतने लोग कम पढ़ रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इसका अनुभव नहीं है। कोई अभी प्रैक्टिस जो कर रहा है, वो ज़्यादातर पहले तो वैसे भी एलोपैथ प्रैक्टिस कर रहे थे और जितने लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं आयुर्वेद का प्योर जो भी कोरोना के हिसाब से उसका बहुत ही कम मात्रा में लोग हैं, जिसकी वजह से लोगों को जो जितना फ़ायदा होना चाहिए, उतना नहीं मिल पाता। जितना अवेयरनेस जल्दी से जल्दी स्प्रेड होना चाहिए, वो नहीं मिल पाता। ये काफ़ी सारे सारी चीज़ें इसमें हैं, जो कि आज मैं ट्राई करूँगा कि जो मेरा अनुभव है, उसकी वजह से ज़्यादा लोगों को हम ये बात पहुँचा सकें कि आयुर्वेद मेडिसिन कैसे यूज़ करना है, कौन से स्टेज में यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, सभी प्रकार का मैं पैरामीटर्स का ध्यान में रख के बताता रहूँगा। अभी जो सबसे पहले मेरा जो है उसमें रहेगा कि सभी रीजन वाइज़ वायरस का अलग-अलग इफ़ेक्ट होता है। तो सबसे पहले वो दिमाग में रखिएगा कि सिर्फ़ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सुन लेने से कुछ नहीं होगा। आपको अपना रीजन में भी झाँकना पड़ेगा कि रीजन में कौन-सा जो हमारा सिम्पटम्स चल रहा है, पेशेंट को कितने दिन में क्या हो रहा है, सभी चीज़ें मायने रखता है। जैसे कि वेरी सिंपल कि हम लोग काफ़ी सारा वगैरह यूज़ कर रहे हैं। बट अगर देखें तो साउथ में जो भी हमारे सर वगैरह हैं, उनके पास से अगर प्रोटोकॉल अगर सुनने को मिलेगा, तो वो कम से कम रस औषधि यूज़ यूज़ करते हैं। क्योंकि वहाँ पे पहले से ही काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो आयुर्वेद को ब्लाइंडली फ़ॉलो करते हैं, क्योंकि कई रीजन में ब्लाइंडली नहीं होता है, जिसकी वजह से उनको सभी हेवी मेडिसिन्स या तो हमारा अलग प्रकार का कोर्स वगैरह देना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको रीजन भी देखना पड़ेगा, रीजन में क्या सिम्पटम्स मिलते हैं, वो भी ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा। सिंपल है कि अगर कोरोना का ट्रीटमेंट करना है, तो आपको स पूरी जानकारी रखनी पड़ेगी। जो भी प्रकार का है, रिपोर्ट्स का है, रीजन का है, डाइट का है, सभी प्रकार की चीज़ें आपको ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा। सेकंड चीज़ है कि रीजन का बात हो गया, अभी डाइट वगैरह इन जनरल कि भई पेशेंट लोगों को डाइट वगैरह आपको फ़ॉलो जैसे कराना है, तो हर एक पेशेंट को आप सिंगल हैंडेड नहीं समझा पाएँगे। हमारा सिस्टम क्या है उसके लिए मैंने 20 पॉइंट का एक पीडीएफ बनाया हुआ है, जो 20 पॉइंट उसमें सभी चीज़ें आपको पहले से पेशेंट को मेंशन करके ही रखना है क्योंकि अगर जैसे हम मैं सोचूँ कि अगर ये 45 डेज़ में मेरे पास 450 पेशेंट आए हैं, तो मैं 450 पेशेंट को एक-एक करके नहीं समझा सकता बिकॉज़ आपको नए केसेस भी इतने आ रहे हैं, आपके पास टाइम भी नहीं है, 2 मिनट से ज़्यादा आप किसी के साथ बात भी नहीं कर पा रहे, तो उसके दौरान आप उसको डाइट कैसे मैनेज कर पाएँगे? उसको समझा कैसे पाएँगे? तो आप हर एक जो अपना पेशेंट है उसके पास एक हमारा डाइट चार्ट होना चाहिए। डाइट में आप पूरा डिटेल्स उसको लिखो, खाना क्या है, कब खाना है, सभी चीज़ें। दूसरा मेन चीज़ लंघन जो है, मैं हर एक पेशेंट को नहीं कराता बिकॉज़ स्टार्टिंग में ही ये सिम्पटम जो है कोरोना का उसमें सबसे पहला सिम्पटम है वीकनेस। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द पेशेंट वेल, भई वो कैसा है? उसके साथ बात करके आपको जज करना है कि उसको किस प्रकार का डाइट के ऊपर रखना है। हर एक पेशेंट को अगर लंघन के ऊपर रखा, नहीं हो पाएगा क्योंकि हर एक पेशेंट का प्रकृति अलग है और ये पैंडेमिक है जिसमें आपको एक साथ में बल्क में यूज़ करना है। तो बल्क पेशेंट में आप एक एक ही चीज़ एक समान मात्रा में नहीं कर सकते। तो डाइट पैटर्न में मेरा 20 पॉइंट का एक उसमें सभी आ जाता है जिसमें सभी प्रकार का स्मॉल पॉइंट्स उसमें लिखा रहता है। कि भाई सबसे पहले दिन आप थोड़ा मूँग खाइए, मूँग और राइस खाइए, खिचड़ी सब्जी खाइए, ऐसा छोटा-छोटा चीज़ें। इसमें मैं कहीं पे नहीं लिखता कि आपको कंप्लीट लंघन पे रहना है। किसको बताता हूँ? जो मेरा पर्सनल पेशेंट में ऐसा बहुत ही फेथफुल पेशेंट है, जो मेरा लॉन्ग टर्म से पेशेंट है, जिसको कोरोना हुआ है, वो मेरी पूरी बात सुनेगा। मैं लास्ट ईयर जब एक इसी प्रकार से मैं एक लेक्चर लिया था, उसमें मैंने बोला था कि ये पैंडेमिक ने आयुर्वेद को तो बहुत अच्छा प्लान दिया है कि उसका सेटअप भी अच्छा हुआ है, ग्रोथ भी अच्छा हुआ है। बट परेशानी एक ये भी है कि काफ़ी सारे लोग इतने सालों से आयुर्वेद को नहीं मान रहे, जान रहे और नहीं फ़ॉलो कर रहे, वो लोग भी आयुर्वेद में आ रहे हैं। मतलब कि मैं एक वर्ड यूज़ किया था कि लास्ट जो भी लोग आ रहे हैं वो एलोपैथिक के लवर्स हैं। मतलब कि छोटी-सी बात हुई पैरासिटामोल खा लिया। आज की बात नहीं, ऐसे नॉर्मल भी। तो ये सभी लोगों को आपको ठीक करना है, जिसको आयुर्वेद का रूल्स नहीं पता है
और जो आयुर्वेद के रूल से भाग रहे हैं। तो इसको पकड़ के रखना है क्योंकि ये लोग आगे जाके काम आएँगे। कैसे काम आएँगे? लास्ट ईयर मैंने 3 महीने में 300 पेशेंट किए। इस बार 45 डेज़ में 450 प्लस पेशेंट किए। किसकी वजह से? रिज़ल्ट दिया, पेशेंट को परेशान नहीं किया। डाइट से मेरे ऐसा वो कोई मीनिंग नहीं है कि पेशेंट परेशान होता है। पेशेंट को जो पॉज़िटिविटी चाहिए वो अपनी बातों से दो। डाइट वगैरह का भी ध्यान रखो और साथ में जो भी उसको मोटिवेशन मिलना है वो हमारी बात और साथ में डाइट क्योंकि कभी काफ़ी सारे पेशेंट का सत्व इतना कम होता है। आप सिंगल उसको बता दो कि आज लंघन करना है, वो बोलेंगे सर मुझे वीकनेस आ गया। आप नेक्स्ट डे उसको मतलब कुछ नहीं कर पाएँगे और ट्रीटमेंट छोड़ के भाग जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू पेशेंट आपको डिसाइड करना है। एक रूल इसमें नहीं चलता। हर एक पेशेंट का अपना-अपना क्राइटेरिया रहता है जिसको आपको फ़ॉलो करवाना पड़ेगा। डाइट का जो बात हुआ उसमें मेनली फ्रूट्स वगैरह में मैं मोस्टली सिर्फ़ 4 फ्रूट्स का मना बोलता हूँ क्योंकि पेशेंट का और सभी जगह से पेशेंट काफ़ी सारा सुनते भी है यूट्यूब पे देखते हैं, वो सब काफ़ी सारी चीज़ों से पेशेंट का माइंड बहुत सारा डाइवर्ट भी रहता है। इसलिए उसको बहुत सारा समझाना इम्पॉसिबल है क्योंकि इतना बर्डन में आप पूरा 100% उसको समझाना नहीं कर सकते। तो उसमें मैं बनाना, मैंगो, चीकू और वाटरमेलन 4 जो हेवी फ्रूट्स में आते हैं। जो जिसकी वजह से हमारा ये सीज़न में ज्वर में भी मना बोला है। ये 4 फ्रूट्स का मैं मना बोल देता हूँ और बाकी का बता देता हूँ कि आप दाड़िम ज़्यादा लो, बस सिंपल ताकि बाकी का फ्रूट तो कभी-कभार जो भी लेगा, दाड़िम का फ्रूट का मैं ज़्यादा बता देता हूँ। तो ये डाइट में मैक्सिमम लाइट फूड पे रहना है या तो उनको जो भी हंगर उसका रहेगा उसके हिसाब से उसको मॉडिफ़ाई करके बताता रहना है। ज़्यादा हेवी डाइट कराना नॉट पॉसिबल, पेशेंट हर एक इस प्रकार से नहीं कर पाएगा। सेकंड चीज़, अगर जो पेशेंट आपके पास आते हैं और जो भी एलोपैथ के साइड से आते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर ऐसा पेशेंट का रहता है कि अगर कोरोना का पता चला सीधा जाएँगे एलोपैथ के पास। बहुत सारा चेंज हुआ है, बहुत सारा हुआ है बट फिर भी पेशेंट का एक माइंडसेट ऐसा ही रहता है कि कोरोना हुआ, तुरंत भाग जाओ। तो सीधा एलोपैथ डॉक्टर के पास जाएगा, वो पूरा उसको लिस्ट थमा के दे देगा, वो पूरा मेडिसिन शुरू कर देगा। मुझे इसमें कोई परवाह नहीं है, कि मुझे पता है मेरा मेडिसिन कौन-सी अवस्था में कैसे काम करेगा। अगर आपको पता है कि आपका मेडिसिन पावरफुल है, आयुर्वेद पावरफुल है, तो एलोपैथ का जो भी मेडिसिन दे रहे हैं उसके बारे में सोचो ही मत। आपका अपना जो मेडिसिन है, वो कैसे काम करेगा वो सोचो। पेशेंट का अग्नि ठीक कैसे रखना है वो सोचो। जो भी मेडिसिन आप दे रहे हो उसको एलोपैथ के साथ कोई कंसर्न मैं नहीं रखता। पेशेंट बोलता है कि मुझे एलोपैथ साथ में लेना है, मैं बोलता हूँ तो लेने दो, कोई बात नहीं। मेरा मेडिसिन शुरू रखो, आपको लास्ट में जब पेशेंट ठीक होगा, तो पहले यही आके बताएगा सर आपका मेडिसिन लिया था उसकी वजह से मैं ठीक हुआ हूँ। क्योंकि जो भी पेशेंट फ़ील करता है कि अग्नि बढ़ा, भूख लगा, एनर्जी आया, ये सभी चीज़ें हमारी मेडिसिन से ही आती है। साथ में जो रेफरल पेशेंट आते हैं, जो 5वें दिन, छठे दिन, 11वें दिन, ये सभी पेशेंट का ऑलरेडी अग्नि मंद रहता है और प्लस उनको मेडिसिन्स वगैरह ओवरलोडिंग बहुत सारा एलोपैथिक का रहता है। तो हमको उसमें जो भी चीज़ें करानी है, कि जैसे स्टेरॉइड्स कितनी मात्रा में चल रहा है, ये सभी चीज़ें हमको ध्यान में रखना पड़ता है। क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन हम ऐसे फाड़ के फेंक नहीं दे सकते। ये हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पैथोलॉजी और ईच एंड एवरी मेडिकेशन व्हिचएवर इज़ गोइंग ऑन। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ पेशेंट के साथ मेरा एक प्रोटोकॉल है कि मैं पेशेंट को बातचीत किए बिना मेडिसिन नहीं देता। अनटिल एंड अनलेस पेशेंट इज़ ऑन वेंटिलेटर और उसके रिलेटिव से भी मैं डिटेल चर्चा करके ही देता हूँ, ताकि अगर पेशेंट को मैं अंडरस्टैंड करूँगा तो मेरी ट्रीटमेंट विदिन 3 डेज़ में काम करना शुरू कर देगी। 3 डेज़ में काम करना मतलब अगर वेंटिलेटर के ऊपर भी है, तो वी नीड 48 हावर्स टू रिकवर एंड अगर 3 दिन उसको निकाल दिए तो 4 डेज़ से पेशेंट विल बी आउट ऑफ डेंजर। तो उसके हिसाब से हमको पूरा प्लानिंग पहले से करना पड़ेगा। मेडिसिन हमारी पावरफुल है, एलोपैथ का कुछ सोचो ही मत, अपने आप ही काम करो, अपने आप रिज़ल्ट मिलता रहेगा। उसके बाद क्या-क्या पैरामीटर्स होते हैं, जैसे इन जनरल कि हर एक पेशेंट को हमको 2-3 चीज़ों का बहुत ही सिंपल गाइडेंस देना पड़ता है। मैं ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में भी आऊँगा बट ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है, कि पेशेंट को आपको कब रिपोर्ट्स कराना है, कब उसको एलोपैथ का जो भी स्टेरॉइड्स वगैरह है बंद कराना है, वो सभी चीज़ें भी आगे भी आएँगी। इन जनरल पेशेंट को जो डर लगता है, वो किस चीज़ से लगता है? जब तक उसको पता नहीं चलता कि उसको कोरोना है तब तक। मतलब कि जब उसको कोई भी रिपोर्ट पॉज़िटिव आएगा, आरटी-पीसीआर या तो एंटीजन। आरटी-पीसीआर में जो सिटी वैल्यू आती है, वो देख के पेशेंट घबरा जाता है। तो सबसे पहले पेशेंट को डर निकालो कि आरटी-पीसीआर का वैल्यू इज़ नॉट द मार्कर क्योंकि 15 का स्कोर वाला हाई वायरल लोड वाला पेशेंट घर पे आराम से ठीक हो सकता है और 30 स्कोर वाला को एडमिट भी करना पड़ता है। ऑल डिपेंड ऑन आवर इम्यूनिटी कि जब वायरस ने हमारे बॉडी में अटैक किया है, तो बॉडी क्या रिस्पॉन्स दे रही है। इट इज़ नॉट एट ऑल डिपेंड ऑन एनी सिटी वैल्यू क्योंकि वायरस को सिटी वैल्यू का पता ही नहीं है। वायरस को सिर्फ पता है कि उसके बॉडी में कितनी
कितना बैकग्राउंड मुझे मिल रहा है, उसके कितना आर्म मिल रहा है, कितना कफ मिल रहा है, उसी के हिसाब से वो आगे बढ़ेगा। तो पेशेंट को सबसे पहले रिलैक्स करना है कि दिस इज़ नॉट द क्राइटेरिया टू सी। सिटी वैल्यू का कोई मीनिंग नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव आ गया, बात खत्म। उसके आगे उसको सोचने मत दो, क्योंकि इतना सारा सोचने के बाद उसका दिमाग ही डाउन हो जाता है और पेशेंट उसको क्लियरली नहीं सोच पाता, जिसकी वजह से वो ज़्यादा बीमार अपने आप ही पड़ता है। सेकंड थिंग्स जैसे एचआरसीटी है, एचआरसीटी भी सेम थिंग है। 7 वैल्यू है या तो 23 है, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम है वो है पेशेंट का माइंडसेट प्लस वो मेडिसिन कैसे ले रहा है। 7 स्कोर वाले पेशेंट को भी मैंने अभी वेंटिलेटर के ऊपर से मैं एक केस बताऊँगा अभी, जो सिर्फ 7 का स्कोर 35 ईयर ओल्ड वुमन, और उसको अभी वेंटिलेटर चल रहा है, और 20 का स्कोर वाला पेशेंट को मैंने घर पे ठीक कर दिया। सो एचआरसीटी इज़ आल्सो नॉट अ मार्कर टेस्ट कि इससे आपका लंग्स कितना डैमेज हुआ है। आपका बॉडी, आपका सत्व कितना अच्छा है, दैट इज़ द मेन थिंग। तो ये सभी चीज़ें प्राइमरी आपको पता होनी चाहिए कि पेशेंट को कैसे काउंसल करना है। घर पे बैठे आप उसको बता सकते हो कि ये चीज़ करने से आपको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना पड़ेगा। जो भी ब्लड रिपोर्ट्स है, एलोपैथ की तरह ब्लाइंडली नहीं, बट जो भी ब्लड रिपोर्ट्स है, सीबीसी, सीआरपी, डाइमर, फेरिटिन और एलडीएच, इतना रिपोर्ट्स एवरी 4 डेज़ पे करो, ताकि जो भी पेशेंट को चेंजेस मिल रहा है, यू हैव टू ऑब्जर्व एंड यू हैव टू चेंज द मेडिसिन, बिकॉज़ दिस वायरस इज़ ट्रिकी। वायरस पूरा ठीक करके कभी भी कुछ भी रिपोर्ट्स बढ़ा सकता है। उसके साथ पेशेंट का थोड़ा बहुत चेंजेस भी आएगा। 7 जैसे लास्ट ईयर क्या हुआ था कि जो लास्ट ईयर का स्ट्रेन और ये स्ट्रेन, लास्ट ईयर में 7th या तो 8 डे के बाद लंग्स में इन्फेक्शन जा रहा था, जो कि इस बार विदिन 5 डेज़, 4 डेज़ या तो 6 डेज़ में जा रहा है। ओल्ड एज पीपल को विदिन 3 डेज़ में जा रहा है, और नॉर्मल पीपल को ऐसा 6 या तो 7 डे पे डेफिनिटली आ रहा है। तो यू हैव टू सी कि 5 दिन के अंदर पहले आप सिम्प्टोमेटिक रिलीफ दो और छठे दिन से लंग्स का ट्रीटमेंट शुरू कर दो। वरना पेशेंट आपका आगे जाके किसी भी अवस्था में जा सकता है। तो सभी चीज़ें का मार्कर जो है वो ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा ब्लड रिपोर्ट में। सीबीसी, सीआरपी, डी-डाइमर, फेरिटिन और एलडीएच। IL-6 जो है, उसका लास्ट ईयर बहुत ही एक डर था कि IL-6 ज़्यादा है तो परेशानी हो रही है, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट आल्सो द मार्कर। सीआरपी जितना सोच लो उतना ही IL-6 का काम है, उसको उसको आगे जाके सोचो ही मत कि वायरल लोड कितना है और साथ में उसका साइटोकाइन स्टॉर्म वगैरह कितना है। उसके साथ हमारा कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि IL-6 भी सीआरपी की तरह ही काम करता है। सीआरपी जो है, उसका मार्कर टेस्ट कराओगे तो भी चलेगा। IL-6 अगर 90 आया तो पेशेंट घबरा जाएगा, उसके साथ मीनिंग नहीं है। सीआरपी को साथ में कंट्रोल रखो। IL-6 का कोई अभी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं इस बार तो कराया ही नहीं है। लास्ट ईयर में बहुत सारे पेशेंट को कराता था, इस बार मैंने वो भी कराया नहीं है। सेकंड थिंग, अगर पेशेंट आपको नॉर्मल भी पूछता है तो 10 दिन का आइसोलेशन इज़ मस्ट। 10 दिन के बाद पेशेंट इज़ नॉन इन्फेक्शियस। 11वें दिन से पेशेंट किसी को इन्फेक्शन नहीं लगा सकता। 14 डेज़ तक पेशेंट को कंप्लीट आराम करने का बताना है। 11वें दिन से वो घर में आराम से घूम सकता है। ऐसा आप मेंटली उसको बताते रहेंगे तो उसको भी रिलीफ मिलता जाएगा। ये सभी रिलीफ पॉइंट है कि पेशेंट को पता चलेगा कि मैं 10वें दिन, 11वें दिन जो भी है घर में आराम से घूम सकता हूँ। 11वें दिन के बाद 11th डे ऑनवर्ड्स वो घर में रह सकते हैं। दैट इज़ मच रिलीफ फॉर देम। उनके घरवाले भी रिलैक्स हो जाएँगे, वरना पैनिक होने के बाद वो लोग कोई भी डिसीज़न लेंगे। क्योंकि व्हेन वी आर पैनिक वी टेक रॉन्ग डिसीज़न्स। बेटर है कि पेशेंट को काउंसिल करो, अच्छे से काउंसिल करो और सभी चीज़ें 100% सही बताओ। साथ में 14 डेज़ के बाद अगर जो भी पेशेंट ओल्ड पेशेंट है, उन लोगों को रेस्ट करने का 110% बताना है। भी माइल्ड सिम्पटम्स वाले पेशेंट है, उसकी कोई चिंता नहीं है, उसका मैं भी आगे बताऊँगा पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट वगैरह भी। बट ये सभी बेसिक क्राइटेरिया हुआ कि आपको पेशेंट को कितना अच्छे से काउंसल करके, माइंड उसका क्लियर रखा के, उसको रिलैक्स रखा के आपको ट्रीटमेंट करना है। आप कोई भी चिकित्सा ले लो, सतुआजी ले लो, देवोपराशय ले लो, पेशेंट को सिर्फ कोरोना का डर दिखता है, जो आपकी बातों से उसको ठीक लगेगा। वैसे पेशेंट को लास्ट एक एक पेशेंट एक है जो इसका आर्मी में थे। अभी आर्मी वाले को आप क्या मोटिवेट करोगे? सीआरपीएफ का बंदा है, उसको कैसे मोटिवेट करोगे? उसके घर में 3 डेथ होने के बाद वो खुद इतना परेशान हो गया था, हॉस्पिटल में एडमिट था और नो रिकवरी। तो फ़ोन पे सिर्फ़ मैंने उनको इतना बोला कि आई विल रिकवर यू इन 3 डेज़, मैं 3 डेज़ में आपको रिकवर कर दूँगा, और सिर्फ़ ये बोलने की वज़ह से पेशेंट एकदम मोटिवेट हुआ। 5 डेज़ में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हो गया और कंप्लीट उसको रिकवर हो गया। कोई दिक्कत नहीं, आज की डेट में भी कोई दिक्कत नहीं। तो आप पेशेंट को कितना मोटिवेट करते हैं, दैट इज़ सतोवादी चिकित्सा, दैट इज़ देवोपराशय चिकित्सा, बिकॉज़ एवरीथिंग इज़ इन यू। आप ही उसको सभी चीज़ें गाइड कर सकोगे। पेशेंट अगर बोलने की हालत में नहीं है कि आप ओम नमः शिवाय बोलो, मत बुलाओ। आप उसको मोटिवेट करो। आप उनके घरवालों को बोलो कि इनको मोटिवेट करें, सिंपल है।
ताकि पेशेंट को बाहर आने में वेरी ईज़ी लगेगा। ये सभी चीज़ें माइनर थी, जो भी स्टार्टिंग में था। थोड़ा बहुत अभी मैं ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के साथ जाऊँगा। सबसे पहले हम बात करेंगे जो सर ने एक बहुत सारा ये 2 दिन में एक बोला है बालवेद, बालवेद काफ़ी अच्छा एक वर्ड है बालवेद, क्योंकि अभी जो भी स्टूडेंट्स है या तो फिर जो भी नए सीखने के लिए आए हैं कि भई हमको आयुर्वेद में मेडिसिन देना है, तो उनके लिए कि भई वो लोग भी एक काम कर सकते हैं सिंपल, कि जैसे प्रिवेंटिव में। मैं सभी स्टेप्स के बारे जाऊँगा प्रिवेंटिव माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, पोस्ट कोविड है और वैक्सीन तक का पूरा हम लेंगे। तो प्रिवेंटिव में आप नॉर्मल कर सकते हो कि वेरी सिंपल चीज़ है कि लोगों को ऐसा मोटिवेट करो, क्योंकि जब बच्चा कोई भी डॉक्टरी फील्ड में आता है, तो नेक्स्ट डे से ही उनको मेडिसिन बताना ही है। ऐसा करके लोगों का प्रेशर आता है कि भाई तू तो इसमें काम कर रहा है ना, इसमें बोल मेरे घुटने में दर्द है, मुझे ये परेशानी है, मुझे क्या करना है? तो सभी लोगों को सिंपल-सिंपल चीज़ें भी लोग पूछते हैं। तो उनके लिए प्रिवेंटिव में जैसे गवर्नमेंट ने भी दिया है और नॉर्मल भी हमारा है, कि हम जो हमारे क्लिनिक में, मेरा हॉस्पिटल में जो मैं देता हूँ, सुदर्शन टैबलेट है, समशमवटी है, अश्वगंधा टैबलेट है, पथ्यादि घनवटी है और शट्यादि क्वाथ। इस बार हमने शट्यादि क्वाथ डाला है। लास्ट ईयर हम सिर्फ 4 मेडिसिन देते थे, दशमूल, सुदर्शन, समशम और ये सुदर्शन का। और पथियारी ऐसे 4 टैबलेट और अणुतेल या तो षडबिंदु या तो पावकी का, नशे का। तो लास्ट ईयर की स्ट्रेन और ये स्ट्रेन में बहुत फ़र्क है। जामनगर में पहले भी पित्त का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा ही रहा है। लास्ट ईयर भी मेरे पास पित्त प्रकोप वाले पेशेंट मतलब कि हाई ग्रेड फीवर 101, 102 वाले पेशेंट बहुत ज़्यादा आते थे। इस बार तो पहले से ही पित्त का प्रकोप के साथ ही पेशेंट आ रहे हैं। तो जामनगर में जो भी रीजन वाइज़ हर एक का डिफरेंशियल रहता है, जामनगर में ज़्यादातर पेथिक प्रॉब्लम वाले आते हैं। तो नॉर्मली अगर स्वस्थ लोगों का भी देखें तो उनमें थोड़ा-सा थोड़ा-सा इन्फ्लेमेशन बॉडी में रहता ही है। जिसके साथ सुदर्शन, शमशम, दशमूल, पथियारी ये 4 चीज़ें उसको सभी चीज़ों में कंट्रोल नॉर्मल ला देगी। प्लस अश्वगंधा भी एक मार्केट उसका है कि भई उससे बल वगैरह भी अच्छा रहता है और काफ़ी सारा रिसर्च भी उसके ऊपर हुआ है। इस बार हमने शट्यादिक्वाथ भी ऐड कर दिया है इन द प्रिवेंशन, क्योंकि काफ़ी सारा जो हमारा लास्ट ईयर भी हुआ था वसंत ऋतु में ही ज़्यादा बढ़ा है। तो कफ का प्रॉब्लम किसी न किसी को रहता ही है। तो शट्यादिक्वाथ अगर हम पहले से उसको डाल देते हैं तो काफ़ी सारा उसमें और हम सिर्फ़ एक ही टाइम देते हैं। जो अगर रोगी नहीं है उसको एक ही टाइम देना है, सुबह खाली पेट। ताकि सिर्फ़ कफ का पाचन करना है, पेशेंट को ज़्यादा गर्मी लगे या फिर ऐसा कुछ नहीं होगा, सिर्फ़ एक टाइम सुबह करना है। तो ये प्रिवेंटिव में आप कर सकते हो, प्रिवेंटिव में 4 दवाई या तो 5 दवाई अश्वगंधा ऐड करके दे सकते हो। कोई भी काढ़ा ऐसा शट्यादि इज़ द कॉमन दैट इज़ वी आर यूजिंग दिस टाइम। साथ में कोई भी ऐसा अणु तेल, षडबिंदु तेल, काऊ घी, डेली यूसेज का बोलो, क्योंकि जो अभी स्विट्ज़रलैंड वगैरह में नेज़ल स्प्रे का वैक्सीन आ रहा है, नेज़ल स्प्रे का वैक्सीन वो लोग बोल रहे हैं कि 99% इफेक्टिव है। तो सेम चीज़ हमारा नशिया भी सेम चीज़ इफेक्टिव है। तो नशिया का आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सकते हो, डेली अणु तेल, षडबिंदु तेल या तो काऊ घी। काऊ घी इज़ द ईज़ीएस्ट ऑप्शन, किसी को कोई इरिटेशन नहीं होगा, नॉर्मल चीज़ें हैं। तो ये प्रिवेंटिव में, प्रिवेंटिव मतलब किसी को कोरोना नहीं है। वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना होता ही है, इसलिए कोई अगर आपको पूछे कि सर मैंने तो ये किया था और फिर भी मुझे कोरोना हुआ, तो उसको बता देना कि भई वायरस तो आएगा ही आएगा, बट उसकी मात्रा कम हो जाएगी, बॉडी में उसका लोड कम रहेगा, तो हमको मिनिमल सिम्पटम या तो माइल्ड सिम्पटम में आके चला जाएगा। ये प्रिवेंटिव, इसका ज़्यादा हम डिस्कशन नहीं करेंगे अभी। अगर कोई आदमी ऐसा आया पेशेंट आया कि मैं कोरोना पॉज़िटिव के टच में था, तो ज़्यादातर संभावना है कि 7 दिन के अंदर वो पॉज़िटिव आएगा। वो 7 दिन के दौरान उसको क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं? ये सेम चीज़ जो प्रिवेंटिव में बताई वो प्लस कोई भी एक सुवर्ण औषध उसमें यूज़ कर लो। सुवर्ण संमालती है, वसंत कुसुमा करे या तो कोई भी ऐसा सुवर्ण का योग जो सिंपल रहेगा, ताकि सुवर्ण जो है हमारा इंस्टेंट इम्यूनिटी बढ़ा सकता है। तो जो कोविड का अगर टच में आया है कि भई घर का कोई फैमिली मेंबर है या तो उसका फ्रेंड वगैरह है, जो भी उसका टच में आया है, उसके लिए हम क्या करते हैं, जो कोविड का प्रिवेंटिव किट के साथ हम उसको एक पूर्ण औषधि ऐड कर देते हैं। ये चीज़ हुआ कोविड का अगर कांस्टेंट टच में कोई रहा है। अभी आते हैं माइल्ड केसेस में। माइल्ड केसेस को अगर आप सिंपली देखोगे तो अगर वो माइल्ड केसेस अपने आप ठीक हो जाएँगे, ये सब काफ़ी सारा सुनने को मिलता है। अगर आयुर्वेद का कोई डॉक्टर कोई माइल्ड केस को ऐसे ही 7 दिन में ठीक कर देगा, तो उसको बोलेंगे ये तो माइल्ड केस था। अब इसमें तूने क्या किया मतलब ये तो ठीक हो जाता। तो इसको छोड़ दो, पता चलेगा कि माइल्ड कितना सीवियर तक जा सकता है। तो किसी भी जो है केस को माइल्ड तरीके से नहीं ले सकते क्योंकि हर एक का इम्यून रिस्पॉन्स डिफरेंट होता है।
मेडिसिन से इम्यून रिस्पॉन्स ज्यादा अच्छा कर लिया तो विद इन 7 डेज में उसको ठीक कर दिया, दैट इज बिकॉज ऑफ मेडिसिन, नॉट ओनली बिकॉज कि वो माइल्ड है। माइल्ड भी सीवियर तक जा रहा है, हमने देखा है काफी पेशेंट को, माइल्ड है कुछ नहीं था, नेक्स्ट डे से उसकी हालत बिगड़ी और फिर काफी दिक्कत हो गया। तो कोई भी ऐसा जब आप ठीक करोगे तो क्लेम करने यही आएंगे कि ये तो माइल्ड केस था, इसमें आयुर्वेद तो ठीक कर सकता है, सीवियर में क्या। तो ऐसा कुछ नहीं सोचना है, जो भी केस है उसको सीवियर तरीके से ही देखो। उसको इन जनरल हम एक बताते हैं हर एक पेशेंट को कि 10 दिन तक मुझे ऐसा बताना ही मत कि मुझे कुछ नहीं है। 10 दिन तक सिर्फ मुझे ये बताओ कि आपको क्या परेशानी हो रही है। मतलब कि आपको पेशेंट को ऐसे नॉर्मल नहीं रखने देना कि भई 10 दिन तक मुझे कुछ नहीं करके फिर 7वें दिन पता चला कि सीआरपी बढ़ गया, वो सब बढ़ गया, ऐसा नहीं करना है। पेशेंट के साथ कंटिन्यू टच में रहो। ताकि अभी काफ़ी सारा व्हाट्सएप मीडिया मीडियम है व्हाट्सएप वगैरह, कि आप इज़िली पेशेंट के साथ व्हाट्सएप पे टच में रह सकते हो। आप बात भी कर सकते हो, फ़ोन पे आपको मैसेज भी कर सकते हो। बस इन इन जनरल सिंपल अगर माइल्ड केस है, तो मेरा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या रहता है उसमें, जैसे अगर जामनगर की मैं बात बोलूँ तो यहाँ पे प्रॉब्लम का ज़्यादा रहता है, वात कफत। तो मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट लक्ष्मी विलास, त्रिभुवन कीर्ति, जो लक्ष्मी विलास भी टीडीएस करना पड़ता है तो टीडीएस करता हूँ या तो 2 बीड़ी कर देता हूँ ऐसे। एक नॉर्मल हम एक सिंपल सीतोपलादी का मिक्सचर बनाते हैं, हर एक पेशेंट को हम देते हैं सीतोपलादी, फिर उसमें यष्टि मधु आ जाएगा, वासा आ जाएगा, कंटकारी आ जाएगा, गोदंती भस्म आ जाएगा और अभ्रक भस्म सहस्त्रपुटी आ जाएगा। ये पाउडर हमारे पास लास्ट सीज़न से ही हम बना के रखते हैं, उसको घोट के रखते हैं ताकि पेशेंट को इंस्टेंट हम दे सकें। तो ये सिंपल जब माइल्ड केसेस है, जिसको सिंपल थोड़ा फीवर है 99 जितना है, थोड़ा बहुत खाँसी है, थोड़ा बहुत वीकनेस है, ये सभी केसेस को हम इस प्रकार से देते हैं। साथ में काढ़ा कोई भी अगर है, तो पेशेंट का अग्नि दिक्कत या तो आप चटियादी क्वाथ या तो भारंगियादी क्वाथ, ये 2 आप स्टार्टिंग में दे सकते हो। अगर पेटिक प्रॉब्लम वाला ज़्यादा लगा तो भारंगियादी क्वाथ कर दो, वात कफज वाला है तो चटियादी कर दो। अगर पेशेंट का अग्नि कम है तो उसको पानक बना के दो, नॉट द काढ़ा। 2 लीटर पानी जो है उसमें स्पेसिफिकली आप 2 चम्मच उसको मिक्स करके 15 मिनट उबाल के उसको दे दोगे, छान लोगे तो पूरा पानी बन जाएगा, काढ़ा नहीं बनेगा। तो पानक जो है वो डाइजेस्ट करने में ईज़ी रहता है, काढ़ा भारी होता है। तो नॉर्मल आप उसको शटियादी या तो भारंगियादी, ये 2 हम स्पेसिफिक रखते हैं। साथ में अगर कोई पेशेंट ऐसा है कि जिसको स्टार्टिंग में सीआरपी का प्रॉब्लम बढ़ा हुआ है, जैसे कि वो पित्त प्रॉब्लम वाला अगर है, तो हम उसमें पहले से ही लास्ट ईयर में चंद्रकला रस का यूज़ आई थिंक 10-12 पेशेंट में किया था और जो भी हाई ग्रेड फीवर वाले केसेस आए थे उसमें। इस बार आई थिंक काफ़ी सारे पेशेंट में मोर देन 100 टू 150 पेशेंट में तो मुझे यूज़ करना ही पड़ा है। तो मैं पहले ही ट्रीटमेंट में उसको चंद्रकला रस 2 टीडीएस देता हूँ, ताकि पित्त का शमन हो साथ में प्लस सीआरपी का भी कमी साथ में ही स्टार्टिंग में हो जाए, ताकि ज़्यादा ऐसा परेशानी आगे बढ़े ना। तो नॉर्मली फर्स्ट स्टार्टिंग का अगर प्रिस्क्रिप्शन अगर माइल्ड केस में अगर देखना चाहे, तो सुवर्णासन मालती रस, सीतोपलादी मिक्सचर जो मैंने बताया सीतोपलादी, यष्टि मधु, वासा, कंटकारी, गोदंती, अभ्रक भस्म, इतना मिक्सचर हम उसको दे सकते हैं। साथ में जो अगर स्टार्टिंग सिम्पटम में वात कफज में थोड़ा फीवर, थोड़ा हेडेक भी रहता है, तो गुडुचि, गोदंती और प्रवालपिष्टी, मतलब गुडुचि सत्व, गोदंती भस्म और प्रवालपिष्टी, इसका कॉम्बिनेशन हम बना के देते हैं पेशेंट को। ये सभी हमारा स्टिकर बना के रेडी रखते हैं डोजेज वाइज़, जिसमें लिखा रहता है कि डिपेंड ऑन द सिचुएशन पेशेंट कैन टेक अप टू हाफ स्पून ऑफ गुडुचि सत्व, गोदंती भस्म और प्रवालपिष्टी। इसका हम मात्रा मात्रा का ऐसा है कि मैं स्पेसिफिक मात्रा हर एक पेशेंट का नहीं बताऊँगा। क्योंकि हर एक पेशेंट का डिपेंडेंस रहता है। अगर मैं एक प्रोटोकॉल टाइप एक लिख के दे दूँगा दैट इज़ कॉमन प्रिस्क्रिप्शन, ऐसा नहीं रहेगा। मैं मात्रा बताऊँगा, सेम मात्रा हर एक पेशेंट पे काम नहीं करेगा। तो मात्रा यू हैव टू जज, यू हैव टू सी द बुक। रसशास्त्र का बुक खोलो, उसको पढ़ो और करना पड़ेगा क्योंकि ये सब हमने भी किया है। बाकी मेरी प्रैक्टिस में कुछ भी हिडन में नहीं रखता हूँ। तो मात्रा का आपको पेशेंट के अनुसार डिसाइड करना पड़ेगा। गुरुचि सत्व, गोदंती भस्म और प्रवालपिष्ट, ये मेरा कॉमन प्रिस्क्रिप्शन में फर्स्ट माइल्ड केस में रहता है ताकि पित्त का शमन रहे, गोदंती हेडेक वगैरह में भी काम लगता है, प्रवालपिष्ट हमारा अग्नि को भी ठीक करता है। तो ये तीनों चीज़ें मैं स्टार्टिंग प्रिस्क्रिप्शन में गुरुचि सत्व, गोदंती भस्म और प्रवालपिष्ट देता हूँ। लक्ष्मी विलास रस डिपेंड ऑन टीडीएस स्टार्टिंग में देता हूँ, त्रिभुवन कीर्ति भी देता हूँ और बाद में मैंने आपको बता दिया। इतनी चीज़ों से साथ में आप सिंपल काशी वगैरह है तो कॉफलेट सिरप हिमालय का आता है दैट यू कैन यूज़, मुल्तानी कंपनी का कुका सिरप करके आता है दैट यू कैन यूज़। दिस आर द बेसिक जो लास्ट ईयर बहुत ही काम लगा था, हर एक केस में काम लग रहा था। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर सभी केसेस में कुका सिरप है, पोस्ट में भी लगा था।
इस बार नहीं लग रहा है, इस बार सिर्फ और सिर्फ वेरी माइल्ड केस में वो काम लगेगा, बाकी आपको चेंज गियर करना पड़ेगा। इस बार का वायरस बहुत ज़्यादा कठिन है, आपको मेडिसिन भी उस प्रकार से हेवी यूज़ करना पड़ेगा। तो ये रहा हमारा प्रिवेंटिव, अगर कोविड के साथ टच हुआ है या तो माइल्ड केसेस। अभी थोड़ा मॉडरेट के बाजू जाएँगे। मॉडरेट के बाजू के केस में क्या है, ये कभी भी सीवियर हो सकता है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि सीवियर केसेस में आपको नहीं जाने देना है पेशेंट को। तो उसके लिए आपको 5 डेज़ या तो 7 डेज़ का ही मेडिसिन का फर्स्ट प्लान करना पड़ेगा, कि 5 अगर केसेस है, तो 5 आई मीन 5 डेज़ का अगर है, तो 5 डेज़ के बाद 6th डे, 7th डे से ही लंग्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। तो आपको क्या करना है, पहले से ध्यान रखना है 5 डेज़ में क्या देना है और 6th डे से अगेन दूसरा डोज़ दे दो, ताकि 5 डेज़ में आप प्लानिंग ऐसा करो कि फीवर, थोड़ा बहुत खाँसी, वीकनेस वगैरह आपको कवर करना है, अग्नि को नॉर्मल रखना है और 6th डे से लंग्स का इन्वॉल्वमेंट ना रहे, या तो थोड़ा बहुत अगर आ भी गया है, बिकॉज़ इट इज़ नॉट इन आवर हैंड, वायरस इज़ वेरी ट्रिकी। उसमें आप कितना भी मेडिसिन स्टार्टिंग में अदरक बस में देके रखोगे, तो भी छठे और सातवें दिन उसको थोड़ा तो लंग्स में इन्फेक्शन आ ही जाएगा। वेरी रेयर केसेस है, बट फिर भी आ भी सकता है, तो ऐसा कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। लेस देन 10 तक कोई टेंशन नहीं है, इज़िली आप उसको आराम से मेंटेन कर सकते हो। सेकंड चीज़, अगर मॉडरेट केसेस है, तो उसमें हमारा प्रिस्क्रिप्शन क्या रहता है कि पेशेंट आता है हाई ग्रेड फीवर के साथ, क्योंकि हाई ग्रेड फीवर में उनको मोर देन 101 से लेकर अप टू 105 तक पेशेंट आया है मेरे पास। तो वो सभी केसेस में सबसे पहले ही हम चंद्रकला रस, उसमें जो मैंने स्टार्टिंग में बोला, हम उसको ऐड कर देते हैं। एक पेशेंट ऐसा भी आया था, कुछ भी किया, इतना वैदिक प्रकृति का, आप जितना पित्त का बोलो सब पित्त दे दिया, लास्ट में उसको स्टेरॉइड से ही ठीक हुआ। तो इसमें मैं एक प्रकार से आयुर्वेद एलोपैथ का कोई भी फाइटिंग के बीच में नहीं जाऊँगा। पेशेंट को जो ज़रूरत है, वो देना पड़ता है, उस टाइम पे उसको देना पड़ता है। तो हमने जैसे उनको सुवर्ण शुद्ध शेखर भी दिया, चंद्रकला रस भी दिया, चुड़ंग पानी का पानक भी दिया और साथ में जो भी पित्त का सोचो, गुड़ तत्व वगैरह, फिर भी पेशेंट को 104 से डाउन नहीं हो रहा था। तो फिर भी हमने लास्ट में उसको स्टेरॉइड्स वगैरह का, एलोपैथ में मेरा एक फ्रेंड है जो अच्छी प्रैक्टिस करता है, एथिकल प्रैक्टिस करता है। उसके पास मैंने उसको भेजा और उसने वहाँ पे उसका फीवर कम कर दिया, बाकी का काम हमने आगे कर दिया। लंग्स का इन्वॉल्वमेंट, वीकनेस वगैरह वो सब हमने कवर अप कर लिया। तो माय मॉडरेट केस में क्या है कि सबसे पहले 5 डेज़ में आप काम करो कि फीवर कम हो जाए, खाँसी वगैरह ज़्यादा ना बढ़े और पेशेंट का सत्व बना रहे, अग्नि बना रहे। वो केसेस में चंद्रकला रस में देता हूँ। दूसरा एक मैं देता हूँ, एक वशिष्ठ फार्मेसी करके है, जिसका एंटीवीर करके टैबलेट एक आता है। एंटीवीर टैबलेट जो है उसमें भल्ला तक आ जाता है, प्लस जो ये दुप्तिका करके आता है और काल्मिक का आता है। तो वो टैबलेट ईज़ीएस्ट फॉर्म है कि भल्ला तक अगर आप आपको यूज़ करना है कॉमनली, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। काफ़ी लोग डरते भी हैं कि भल्ला तक से कुछ हो जाएगा। तो ये ईज़ीएस्ट टैबलेट फॉर्म में आ जाता है, एंटीवीर करके उसका नाम है। तो मैं उसमें साथ में ऐड कर देता हूँ, ताकि तुरंत कि पेशेंट को वायरल लोड भी कम हो, कालमी वगैरह भी उसमें है, तो उसका फीवर भी कम अच्छे से हो जाता है। एक ऐसा ही मैं केस बताऊँगा जो फीवर स्टार्टिंग में था और उसके बाद उसका एसपीओ2 कम हुआ, साथ में लो ब्लड प्रेशर का जो अभी का पेशेंट काफ़ी सारे देखने को मिल रहे हैं, कि काफ़ी सारे डिसीज़ में, तो उसका भी एक केस मैं बताऊँगा जो मैं ऐसे यूज़ किया था। उसके साथ मैं स्पेसिफिक जो बताया कि मैं सीआरपी इसमें बढ़ा रहता है, काफ़ी सारा, मोर देन 30, मोर देन 50, मोर देन 60 मॉडरेट केसेस में। तो उसमें हम सिंपली किरातिक्त है, फिर सारीवा है, गुड़ुचि है, हल्दी है और शुंठी, इसका हम काढ़ा बनाते हैं। डिपेंड ऑन द अग्नि, काढ़ा या तो पानक पेशेंट को हम बताते हैं। ये सभी चीज़ें पित्त शमन के लिए सबसे बेस्ट है। तो ज़्यादा पेशेंट को मेडिसिन का भी लोड ना जाए और सिंपल हम उसको काढ़ा फॉर्म में या तो उसका पानक बना के पेशेंट को देंगे, तो उससे पेशेंट को एनर्जी भी आएगा, शुंठी उसको पाचन भी कर देगा और किरातिक, सौंठ आई मीन किरातिक, गुडुचि और सारीवा पित्त शमन के लिए बेस्ट है, ज्वरग्न के लिए भी सबसे बेस्ट है। तो हम ये काढ़ा उसको पेशेंट को घर पे देते हैं, उसका हम रेडी पैकेट्स ही रखते हैं, उसमें पूरा इंस्ट्रक्शंस के साथ रहता है। दूसरी चीज़, पेशेंट को 5 दिन के बाद लंग्स का इन्वॉल्वमेंट शुरू हुआ है, जैसे कि अगर 3 का स्कोर है, 5 का स्कोर है, जो भी है, तो हम क्या करते हैं, हम एक महालक्ष्मी विलास रस, उसका पैकेट बना के उसमें 64 प्रहर पिपली, उसका 5 ग्राम का पैकेट हम रखते हैं और उसमें इंस्ट्रक्शन लगा देते हैं कि 1 गोली उसका पाउडर करना है और 1 चुटकी जितना 64 प्रहर पिपली लो, थोड़ा-सा हनी लो और मिक्स करके उसको बिलो द टंग सबलिंगुअल रूट से दो। सबलिंगुअल रूट से सभी मेडिसिन का इफ़ेक्ट फ़ास्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से हम उसको रेडी पैकेट से रखते हैं, जिसका हम इंस्ट्रक्शन के साथ कि पेशेंट को 1 टीडीएस लेना है, या तो 1 बीडी लेना है या तो इवन 4 टाइम्स 6 टाइम्स जो भी लेना है। उसका हमारा इंस्ट्रक्शंस पे हमको सिर्फ टिक करके देना है, ताकि पेशेंट को ईज़ी अंडरस्टैंडिंग रहे।
तो महालक्ष्मी विलास इज द चॉइस ऑफ ड्रग फ्रॉम द 5th डे ऑनवर्ड्स कि लंग्स में अगर इन्फेक्शन है तो पेशेंट को इन्फेक्शन बढ़े ना। सेकंड चीज, अगर पेशेंट का सीआरपी के बाद डी डाइमर, जैसे कि अब ये जो नया स्ट्रेंड है उसमें काफी देखने को मिला है कि विद इन 4th डे सीबीसी और डी डाइमर, ये दो चीजें फ्लक्चुएट हो रही है पेशेंट का, 40 प्लस और डी डाइमर मोर देन 500। अप टू 1000 कोई दिक्कत नहीं है, पेशेंट को कुछ भी हेपेरिन का इंजेक्शन लेना या तो एस्पिरिन लेना कोई जरूरत नहीं है। मोर देन 1000 में डिपेंड ऑन पेशेंट, बट लेस देन 1000 में कोई जरूरत नहीं है। तो ये सभी पेशेंट का जो अगर क्राइटेरिया में आता है तो उसमें 2-3 तरीके का है। मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा और जो एक सर से मैंने टिप्स लिया था, उसका एक्सपीरियंस भी मैं शेयर करूँगा। जैसे सीआरपी का हमने 3 चीज़ बताया, उसके हिसाब से हम दे सकते हैं। डी-डाइमर भी 4th डे, 5th डे, जैसे अभी एक पेशेंट चल रहा है आज उसको एसिम्प्टोमेटिक है, बट 6th डे है, सिर्फ 22 इयर्स की गर्ल है, बट फिर भी आज उसका डी-डाइमर आया 760। तो फिर हमने उसको बोला कोई टेंशन वाली बात नहीं, ये अपने आप 2-3 दिन में मैं मेडिसिन से ठीक कर दूँगा, अपने आप हो जाएगा। डी-डाइमर के लिए 2-3 चीज़ें हम कर सकते हैं। एक चीज़ मेरे फादर इन लॉ का ही जब कोरोना हुआ था, तो तभी एक अहमदाबाद के हमारे राम शुक्ला सर जो है, उनके साथ बातचीत भी बहुत चलता है। सभी रीजन का सभी डॉक्टर से बातचीत करो, दैट इज़ माय मेन पॉइंट कि अगर अहमदाबाद में शुरू हुआ था कोरोना, तो अहमदाबाद के पेशेंट्स उन लोगों ने ज़्यादा देखे होंगे, अहमदाबाद के वैद्य ने। तो आप अहमदाबाद के वैद्य से बात करो, वडोदरा के वैद्य से बात करो, सभी अपना ग्रुप्स का फ्रेंड से बात करो, सिम्पटम्स क्या है? इस बार का सिम्पटम्स क्या दिख रहा है आपको? कितने टाइम में आप लोग ठीक कर पा रहे हो? अगर आपका एडवांटेज है कि आप अहमदाबाद में प्रैक्टिस कर रहे हो और जामनगर में वायरस बाद में आया है, तो यू हैव द एडवांटेज कि आप अपने फ्रेंड से पूछ के उसका डिटेलिंग निकालो, कि वायरस कैसे काम कर रहा है और उसके अनुसार आप उसका सर्चिंग करो, शास्त्र में उसका जवाब आपको मिल जाएगा। जो भी मैं योग भी बताऊँगा, उसका भी शास्त्र ने ही मुझे बताया, मैं अपना कोई योग नहीं है। पेशेंट का जो भी मुझे एक्सपीरियंस हुआ, शास्त्र में देखा, उसमें रिज़ल्ट आया और पेशेंट को ठीक किया। तो अपने ग्रुप के लोगों के साथ चर्चा करते रहो, फ्रेंड के साथ चर्चा करते रहो और ये कोरोना का टाइम ऐसा है पैंडेमिक में कि ऐसे बंद मुट्ठी मत रखना। एक नॉर्मल सभी वैद्य को ही अपील है कि नॉर्मल ऐसे बंद मुट्ठी नहीं, आप सब कुछ बता दो, जो भी है क्योंकि आपका कुछ नहीं है। जो भी है सब सब डिटेल वाइज़ सबको बताओ, इसलिए मैं थोड़ा लंबा भी बताऊँगा और सर से मैंने परमिशन भी लिया है कि मैं जब तक ना बोलूँ तब तक मुझे मत रोकना, क्योंकि मेरा काम है कि जब तक मैं सैटिस्फाई नहीं होऊँगा, मैं नहीं छोड़ूँगा। क्वेश्चनरी की बात भी करेंगे बट इन जनरल। तो उसके लिए मैंने एक बार सर से बात किया, तो मेरे ससुर जी का डी डाइमर बढ़ा हुआ था, अराउंड 1700 जितना था। ही इज़ अ नोन केस ऑफ बाईपास सर्जरी बिफोर जस्ट 6 मंथ और कंप्लीटली रिकवर्ड है, आयुर्वेद मेडिसिन और थोड़ा एलोपैथ का साथ में जो लिया था उससे। तो सर ने मुझे बताया कि जो यहाँ पे यूज़ करके त्रिफला को एरंड के साथ मतलब कैस्टर ऑयल के साथ उसको थोड़ा-सा भून लो, सिकाई करना है और फिर उसको 2 बार, दोपहर रात को 2 बार खाने के बाद या तो ऐसे जो नॉर्मली आप उसको दो, उससे डी-डाइमर कम होगा। तो सर को मैंने बोला कि भाई आप स्पेसिफिकली जो ये मुझे बताते हैं तो इसका जो एक कारण था हमको उष्ण चिकित्सा करनी है वो बोले। उष्ण और लेखन चिकित्सा करनी है। तो उष्ण और लेखन चिकित्सा है, उसको मैं उसको बोला कि सर तो फिर मैं अगर त्रिफला के बजाय त्रिफला गुगलू का अगर यूज़ करूँ, तो फिर त्रिफला, त्रिकटु और गुगलू तीनों मेरे से मतलब अच्छा हो जाएगा और उष्ण भी है, लेखन भी है और गुगलू भी मस्त उसका काम करेगा। तो सर ने बोला ठीक है करो, तो मैं अपना ससुर जी पे ही यूज़ किया और ड्रास्टिकली अच्छा रिज़ल्ट उसमें मिला। तुरंत ही विदिन 3 डेज़ में 1700 था, 1700 जा वो 500 से कम हो गया। तो फिर हमने एक प्रोटोकॉल बना दिया, त्रिफला-गुगलू का हम एक डब्बी बना के रखते हैं 28 टैबलेट्स का, हेरेन के साथ उसको भून के रखते हैं। पेशेंट को 2 बार एज़ पर द सीवियरिटी अगर केस 8000 9000 वाला है, तो उसको 4 बीडी, 6 बीडी आई मीन 6 टाइम्स भी दे उसको 2 टैबलेट दे सकते हैं। बट इन जनरल 2 गोली 2 बार हम उसको देते हैं। उसका भी एक ऑप्शन हमने निकाला। मेरे यहाँ पे जो भी लोग हॉस्पिटल में सीखने के लिए आते हैं, उसको बोलता हूँ कि आप अगर पेटेंट प्रोडक्ट्स कोई भी अच्छी है, तो उसको ऐसे ही प्रिस्क्राइब मत करो। उसका इंग्रीडिएंट देखो। नॉर्मल भी अगर मैं जो भी योग का बताऊँगा, उसका इंग्रीडिएंट घर का मतलब ऐसे नॉर्मल देखना कल से। कि इंग्रीडिएंट देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये यूज़ करने लायक कैसे है, ये काम कैसे करेगा। तो एक सिंपल भी मैंने देखा कि एक लास्ट ईयर भी मेरे पास वो पेशेंट आया आई मीन जो एमआर आया था और उसने मुझे बताया था। बट इस बार मुझे स्ट्राइक हुआ जब मैंने ये डी-डाइमर का देखा। चरक फार्मेसी में कोफोल टैबलेट आती है। उसका अगर इंग्रीडिएंट देखोगे, तो उसमें त्रिफला गुगलू है, टिकटू है, दोनों चीज़ें हैं, प्लस गुडुचि है, मंजिष्ठा भी है, हरिद्रा भी है, मतलब ये आपका ब्लड प्यूरिफाई भी करेगा और साथ
साथ में आपको स्पेसिफिक ये उस प्रकार का जो हमारा डी डाइमर का स्टार्टिंग में अगर हमको काम है कि डी डाइमर बढ़े ना, स्टार्टिंग से ही उसको कंट्रोल करके रखो। वो लोग इम्यूनिटी टैबलेट्स करके बताते हैं, बट हमको इम्यूनिटी टैबलेट करके नहीं देखना है, हमको इंग्रीडिएंट देखना है, इंग्रीडिएंट कैसे काम कर रहा है। तो इंग्रीडिएंट जो भी काम कर रहा है, उसमें ट्रिफ्लागुग्लू भी आ जा रहा है, गुडुचि भी आ जा रहा है, मंजिस्टा भी आ जा रहा है और हरिद्रा भी आ जा रहा है और त्रिकटु भी है। तो मैं ये टैबलेट 5th डे ऑनवर्ड से पेशेंट को शुरू करा देता हूँ, ताकि डी-डाइमर भी नहीं बढ़ना चाहिए और हमारा काम भी हो जाए। अगर डी-डाइमर बढ़ गया तो ट्रिफ्लागुग्लुआरिन वाला तो है ही, बट ये स्पेसिफिक उसका पहले से ही हम उसको दे सकते हैं। चरक फार्मेसी का कोफोल टैबलेट करके आता है। दूसरी बात, अगर पेशेंट को ज़्यादा ऐसा खाँसी वगैरह, जैसे कि मॉडरेट केसेस में खाँसी वगैरह पेशेंट 5th डे, 6th डे से आता है। तो अगर खाँसी वगैरह ज़्यादा है, तो हम 2 प्रकार से करते हैं। हम अलग-अलग प्रकार के औले बनाते हैं, चाटन बनाते हैं। इसको सिंपली हनी के साथ उसको बना के देना है, क्योंकि हम अप टू द आईसीयू में काम करते हैं। जामनगर की जो हमारी जेजी हॉस्पिटल है, उसमें भी आईसीयू में हम देते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में जो भी आईसीयू हम उसमें देते हैं। पेशेंट को फोर्सफुली बताते हैं, डॉक्टर को बता दो कि अगर पेशेंट मर जाएगा तो हमारी ज़िम्मेदारी है, बट हमको आयुर्वेद मेडिसिन देना है। ऐसा करें कि वो फोर्सफुली बनाते हैं, क्योंकि ऐसा कोई डॉक्टर क्यों मना बोलेगा? मना ही नहीं बोल सकते। पेशेंट का खुद का विलिंगनेस है कि वो क्या लेना चाहता है। पेशेंट को आप थोड़ा फोर्सफुली बोलो कि डॉक्टर्स को बता दें, अगर कुछ भी हो तो उनकी ज़िम्मेदारी, क्योंकि डॉक्टर भी डरता है। अगर पेशेंट को कुछ हो गया तो उसको फ्री कर दो, टेंशन फ्री कर दो। पेशेंट को समझा दो कि भई ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मॉडरेट केस में दूसरा हम उसको देते हैं कि एक कफ का अगर प्रॉब्लम है, जैसे कि अभी काफ़ी लेक्चर्स में भी सुना था कि कफ के लिए क्या कर सकते हैं। नॉर्मली एक मेडिसिन, मतलब जो मारुति फार्मा करके कंपनी है, उसकी श्वासाकल्प मेडिसिन आती है। श्वासाकल्प सिरप आता है। इसमें नॉर्मली कर्कटशृंगी है, कंटकारी है, हरितकी है, सोमलता है, इवन कपूर भी है। एक रसशास्त्र, हमारा जो रसतंत्र सार आई मीन जो बुक है, उसको काफ़ी हम फ़ॉलो करते हैं। तो उसमें श्वास के दर्दी को भी एक प्रयोग दिया है कि कपूर को 1 रति जितना या तो मैक्सिमम 2 रति उसको लेके उसको गुड़ के साथ मिक्स करके उसको पेशेंट को खिलाओ। इंस्टेंटली उसका श्वास बैठ जाएगा। तो कपूर इज़ आल्सो द वन ऑफ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डिक्रीजिंग श्वासा। उसके लिए श्वासकल्प सिरप है, उसमें भी कपूर आता है। कौन-कौन से मेडिसिन में कपूर आता है वो उसमें साथ में आ ही जाएगा, मैं थोड़ा-थोड़ा बताता रहूँगा मेडिसिन के इस बारे में भी। उसमें कंटकारी है, वासा है, कर्कटशृंगी है, हरितकी, सोमलता, पुष्करमूल, नवसादर, ऐसा सभी मेडिसिन का श्वासाकल्प करके मारुति फार्मा हैदराबाद की कंपनी है, उसका सिरप आता है। लास्ट ईयर सीज़न में हमने एक श्वासामृत सिरप चामुंडेश्वरी फार्मेसी का हमने यूज़ किया था। तो इस बार इतना वर्क नहीं कर रहा है, वो किसमें काम करेगा? मोर देन अगर 18 का स्कोर है, अगर लंग्स का पूरा अगर जमा हुआ है, तो श्वासामृत सिरप काम कर रहा है, वरना श्वासाकल्प सिरप जो मॉडरेट केसेस टू अगर गोइंग टुवर्ड्स द सीवियर उसमें काम करेगा श्वासकल्प, जो मेरा एक्सपीरियंस है। अपना खुद का एक्सपीरियंस जो जिन लोगों का है, उसका कोई डिटेल नहीं है, मैं सिर्फ अपना ही अनुभव शेयर कर रहा हूँ। तो श्वासाकल्प सिरप में हम क्या करते हैं, अगर पेशेंट को नॉर्मल अगर खाँसी ऐसा कफ वाला है, ड्राई वाला, ड्राइनेस है, अंदर कफ है, तो श्वासाकल्प सिरप को हम 2 चम्मच एक थोड़ा-सा हनी के साथ उसमें मिक्स करके, गर्म पानी के साथ मिक्स करके उसको बताते हैं। इंस्ट्रक्शन पूरा हम लिख के ही रखते हैं ये सब। जैसे कि 1 स्पून ये श्वासाकल्प सिरप है, 2 चम्मच आई मीन 2 चम्मच सिरप है, 1 चम्मच हनी है और आधा कप गर्म पानी। इतना हम उसको डिपेंड ऑन सीवियरिटी ट्वाइस अ डे और थ्राइस अ डे उसको बताते हैं। अगर पेशेंट ऐसा बोल रहा है कि सर कफ तो ठीक हो रहा है, बट ऐसा लग रहा है कुछ फँसा हुआ है, निकल नहीं रहा है। कफ का अगर हम देखें कि भई थोड़ा-सा इरिटेशन टाइप हो रहा है या तो कफ पूरा निकल नहीं रहा है, तो रसतंत्र सार में ये एक अभ्रक भस्म अगर पढ़ेंगे तो उसमें एक छोटा-सा योग दिया हुआ है, जिसमें स्पेसिफिकली अगर जो जो लोगों को कफ नहीं निकल रहा है, उसमें अभ्रक भस्म है, साथ में गुडुचि सत्व है, वंश कपूर है, केला है, इसका हम कॉम्बिनेशन बना के रखते हैं। और जनरली इसको ऐसे सास उसमें तो ऐसा लिखा है कि केरी का मुरब्बा जो मैंगो का पिकल है उसके साथ बना के लेना है। बट वो हम क्या करते हैं दैट इज़ बिट डिफिकल्ट इन द सीज़न पेशेंट के पास हो ना हो। हम श्वासकल्प सिरप में उसका 2 चुटकी डालने को बोलते हैं। 2 चुटकी जब भी श्वासकल्प पियो उसके साथ मिक्स करके पियो। पेशेंट को जो इरिटेटिव कफ है, जो निकल नहीं रहा है, दैट विल बी ईज़ी आउटकम। तो ऐसा जो मॉडरेट केसेज़ है उसमें श्वासकल्प सिरप का भी हम उपयोग करते हैं और काफ़ी अच्छा उसमें रिज़ल्ट मिलता है। इसके साथ मैं अभी इस डिस्कशन का भी थोड़ा 1-2 उसमें ले लूँगा ताकि मेडिसिन का स्पेसिफिक यूसेज भी आपको पता चले कि सिंगल-सिंगल मेडिसिन के साथ भी नहीं बट इन जनरल दोनों का पता चले।
तो जैसे कि अगर मॉडरेट केस था, सीवियर जाते-जाते रह गया ऐसा केस। जैसे एक पेशेंट का मेरे पास आया कि हाई ग्रेड फीवर, फिर एसपीओ2 उसका धीरे-धीरे 88 हो गया और पल्स रेट उसका 48 हो गया। दैट इज़ हैपन विदिन 6 डेज़। जब पेशेंट मेरे पास आया 7th डे को, तो उसके बाद टोटल 6 दिन। अभी पेशेंट कंप्लीटली क्योर है। तो जब मेरे पास पेशेंट आया तो हाई ग्रेड फीवर था, एसपीओ2 उसका तभी मेंटेन था, 93, 94 जितना उसका चल रहा था। कि ऑलरेडी ही वाज़ ऑन ओवरडोज़ ऑफ स्टेरॉइड। स्टेरॉइड का काफ़ी सारा उसको चल रहा था, फिर भी फीवर नहीं जा रहा था। तो हमने उसको बताया कि भई मेडिसिन अभी पहले 5 दिन खा लेंगे और उसके बाद जो भी आगे का सिम्पटम्स जो भी मिलेगा उसके हिसाब से हम काम करेंगे। पेशेंट के साथ मैं 100% कंटिन्यू टच में रहता हूँ। स्टार्टिंग में ही मैंने उसको चंद्रकला रस, 2 टीडीएस दिया, एंटीवीर दिया, जो मैंने काढ़ा हमारा बोला, किरातिक थे, गुडुचि, सारीवा, शुंठी, हरदर और उसमें नागरमोती भी ऐड करता हूँ। तो स्पेसिफिक सीआरपी उसका मोर देन 60 हो गया था। तो ये काढ़ा और ये सब चीज़ें और स्पेसिफिकली एक एक मेडिसिन है मधुरांतकोटि। मधुरांतकोटि जो है वो मधुर मतलब टाइफाइड, जो रसतंत्र सार में स्पेसिफिकली टाइफाइड के लिए बताया है। तो ऑलरेडी पेशेंट 7th डे मेरे पास आया था। उसको एक प्रकार से हम जीर्ण ज्वर भी ले सकते हैं। अगर नव ज्वर है तो फर्स्ट डे से नव ज्वर गिनो, 7 दिन के बाद उसको जीर्ण ज्वर गिन सकते हो। क्योंकि ये डिजीज़ प्रोग्रेशन फास्ट है। तो उसको जीर्ण ज्वर माने 1 महीने बाद वाला नहीं सोच सकते। 7 दिन के बाद ही उसको जीर्ण ज्वर देख लो। क्योंकि 7 दिन के अंदर वायरस का एक एक्टिविटी खत्म होके दूसरा एक्टिविटी शुरू हो रहा है। मतलब वो नव ज्वर से जीर्ण ज्वर में चला गया है 7 दिन के बाद। मेरी ऐसी सोच है। तो मधुरांतक जो है वो स्पेसिफिकली 3-4 कंडीशन में यूज़ करता हूँ। आगे जाके एक कंडीशन भी आएगी जिसमें मैं प्रेगनेंसी के बारे में भी बताऊँगा। मधुरांतक है उसमें मोती युक्त आता है जो, वो सिलेक्ट करना है। से 2 प्रकार का आता है, एक विदाउट मोती पिस्टी है और एक मोती पिस्टी के साथ है, जो कि कालेडा करके जो कंपनी है राजस्थान का वो बनाती है। और स्पेसिफिकली ये मैं पंजाब से भी मेरा जो फार्मेसी के साथ मैं ऑर्डर करता हूँ, सभी मेडिसिन्स बनवाता हूँ अपना, वो मेडिसिन्स मेरे पास वो लोग मतलब मुझे भेज देते हैं। तो जिसमें मोती पिस्टी है, केसर उसमें डाले रहता है, जायफल है, अदरक भस्म है, लवंग है और जावित्री है। सभी चीज़ें लंग्स को भी काम करेगी और पित्त के ऊपर बहुत ही मस्त काम करेगा। तो मधुरांतक भी मैं ये पित्त प्रकृति वाले पेशेंट को ऐड कर देता हूँ। तो मैंने उसको मधुरांतक ऐड कर दिया। इतनी चीज़ों से उसको फ़ीवर दूसरे दिन से आया ही नहीं। जो स्टेरॉइड लेने के बाद भी उनको आ रहा था, वो चंद्रकला रस और मधुरांतक ये 2 का मेन रोल है इसमें। एंटीवीर वायरल का लोड कम करने के लिए था और काढ़ा जो मैंने दिया था, वो उसको चल रहा था। उसके साथ उसको थोड़ा बहुत मूत्रकृशि का भी प्रॉब्लम था, तो मैंने चंद्रप्रभावती उसको ऐड कर दिया था, तो वो ये उसको साथ में 2 दिन में ठीक हो गया। अभी क्या हुआ था कि जो ओवरडोज़ लिया था उन्होंने स्टेरॉइड का, क्योंकि अभी काफ़ी सारे पेशेंट में ऐसा मुझे 5-6 पेशेंट अभी मिले जो रिसेंटली का बता रहा हूँ, ये 450 प्लस वाला तो मैं नहीं बता रहा हूँ, बट इन जनरल कि स्पेसिफिकली इसका अ, इस ये जो स्टेरॉइड्स के ऊपर ज़्यादा है, वो स्टेरॉइड्स वाले में देखा है कि उसका पल्स रेट लो रह रहा है। ब्लड प्रेशर का नहीं बोल रहा, पल्स रेट, दैट इज़ एन इमरजेंसी। क्योंकि ये जो पेशेंट था, वो 7th डे को जो मेरे पास आया, 3 दिन में उसको सिम्प्टोमेटिक रिलीफ दिया। बट 8th डे को उसको अचानक से उसका एसपीओ2 88 हो गया और पल्स रेट उसका सिर्फ 48 हो गया। अभी जब इमरजेंसी आता है ना, तो लोगों को ऐसा सोचना है कि आयुर्वेद कुछ नहीं कर सकता, तो पेशेंट सीधा भागा एलोपैथ डॉक्टर के पास। जामनगर में कोई भी एलोपैथिक डॉक्टर के पास 1 मिनट का भी समय नहीं है। वो जैसे ही क्रिटिकल देखता है, उसको बोलते हैं इसको एडमिट करो। क्यों? क्योंकि उसके पास टाइम ही नहीं है देखने का। उसको किसी को क्रिटिकल चीज़ें देखनी ही नहीं है। उनको सिर्फ ऐसा है कि अगर पेशेंट क्रिटिकल हुआ, देन ही इज़ गोइंग टू डाई, गो टू जेजी हॉस्पिटल, जो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है और वहाँ पे जाके करो, क्योंकि हमारा नाम भी गिरना नहीं चाहिए। भई हमारा ये ट्रीटमेंट चल रहा था, अल्टीमेटली क्या हो गया, जीजी हॉस्पिटल गए और पेशेंट का डेथ हो गई। तो किसी को अपने ऊपर नहीं लेना है। पेशेंट वहाँ पे गया, डॉक्टर के पास टाइम नहीं था, डॉक्टर ने बोला आप उसको एडमिट कर दो। मुझे फ़ोन आया कि सर ऐसा हुआ है। बोला क्या हुआ? तो बोले एसपीओ2 अभी 88 है और मेरा पल्स सिर्फ 48 है, मतलब उसका भाई मुझे बता रहा था। बोला ऐसे कैसे हुआ? अभी कल तक तो सब ठीक था। तो जे स्पेसिफिकली जो मैंने उसका प्रिस्क्रिप्शन देखा, अभी भी आपको स्टेरॉइड इतना क्यों दे रहे हो? मैंने आपको पहले बोला था कि अभी स्टेरॉइड्स का डोज़ कम करके बंद करना है। बट फिर भी स्टेरॉइड्स ज़्यादा जा रहा था, मैंने उसको सिर्फ 5 एमजी पे कर दिया क्योंकि इंस्टेंटली हम स्टेरॉइड बंद नहीं कर सकते। तो मैंने काफ़ी सारे ग्रुप में भी डाला, सर को भी बताया, बट किसी के पास से मुझे बहुत सारा रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो नॉर्मली मैं उसको इंस्टेंटली, इसमें आपके पास 2 मिनट होता है सोचने के लिए, इसमें आप टाइम नहीं ले सकते। तो नॉर्मली मैं कैसे सोचा कि वात का जो गति है वो कम हुआ।
क्यों होता है? कफ की वजह से होता है। तो वात को कफ का आवरण मिल गया, जिसकी वजह से उसकी गति कम हो गई और अभी पित्त कफ को पिघाल सकता है। कफ को कोई पिघाल नहीं सकता, वो पित्त कफ को पिघाल सकता है, मतलब उनको उष्ण चिकित्सा चाहिए। मैंने पेशेंट को उसी टाइम पे बोला कि आप मेरे क्लिनिक पे आओ, मैं आपको दशमूलारिस्ट और अर्जुनारिस्ट, पेशेंट को नाम नहीं बताते, दशमूलारिस्ट और अर्जुनारिस्ट का हम कॉम्बिनेशन कर दिया। मतलब बस 200 एमएल का हम बोतल भर देते हैं कि भई मिक्स करके उसको बना दो, पेशेंट को झंझट नहीं। ये घर जाके उसको तुरंत ही 4 चम्मच उसको पिला दो। पेशेंट मेरा नॉन है, उसके फादर को मैंने लास्ट ईयर ठीक किया था। उसका ऑक्सीजन लेवल 90 के नीचे था और काफ़ी सारा टेंस सिचुएशन था, बट हमने उसको कंप्लीटली रिकवर किया, तो उसका पूरा फैमिली मतलब पूरा ग्रुप मेरे पास ही आता है। तुरंत 5 मिनट में वो आके सिरप लेके गए, ये दशमूलारिस्ट और अर्जुनारिस्ट। उन्होंने मेडिसिन पिलाया, 4 चम्मच, 10 मिनट में फ़ोन आया, सर 48 का सीधा 58 आ रहा है। 10 पॉइंट का फ़र्क सिर्फ 5 मिनट में दशमूलारिस्ट और अर्जुनारिस्ट से। जो उष्ण चिकित्सा है, जो हमको कफ का विलयन चाहिए, आवरण जो हो गया था, आवरण को दूर करना है। वो आवरण दूर हो गया और 58 उसका पल्स रह रहा था। फिर भी 1-2 दिन उसका फ्लक्चुएशन रहा। दिस थिंग कैन टेक 3 डेज़। तो 3 डेज़ तक आपको पैनिक नहीं होना है। 3 डेज़ तक पेशेंट का until and unless it is 50 less for 3 or more days, then it is a worry. 50 से ज़्यादा है up to 61, then no issue at all. आप उसको 3 दिन तक वेट कराने का बोल सकते हो, कोई उसमें इमरजेंसी नहीं आएगा। तो मैंने उसको क्या दिया कि भई श्रृंगारभ्र रस, एक वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है, तो ये पैंडेमिक के दौरान जो मुझे काम लगा है, श्रृंगारभ्र रस करके, जो कि बैद्यनाथ वगैरह काफ़ी सारा कंपनीज़ बनाती है, जो काफ़ी शॉर्टेज में भी है अभी। वो श्रृंगारभ्र रस करके है, जो कि बहुत ही एक बढ़िया मेडिसिन है। अग्निमांद्य पे काम करेगा, बल पे काम करेगा, लंग्स पे काम करेगा। मैं बहुत सारा रिपोर्ट्स नहीं करा था पेशेंट को इन जनरल, बट फिर भी एक पेशेंट जो अभी मैंने उसका पोस्ट भी डाला था, 49 इयर्स का पेशेंट है, उसको 4 का स्कोर था। नॉर्मली इट ऑलवेज इंक्रीजेस, 4 के बाद 5, 6, 7 ही होता है, कभी कम इंस्टेंटली नहीं होता। बट पेशेंट को मैंने सुंगर अब्रक का कोर्स कराया और पेशेंट ने अपने आप ही दूसरी बार एचआरसीटी का कराया, बिकॉज़ ही वाज़ ओल्ड एज और उसको देखना था कि भई मैं ठीक हुआ कि नहीं। काफ़ी पेशेंट विलिंगली अपने आप भी करते हैं। तो उसका स्कोर उसमें तुरंत ही 0 भी आ गया था। ऐसे काफ़ी सारे पेशेंट हैं, जिसको श्रृंगारभ्र के साथ अगर फाइब्रोटिक चेंजेस भी स्टार्टिंग में अगर मिला है, श्रृंगारभ्र के साथ मैंने उसका मतलब रिज़ल्ट देखा है, जो मेरा अपना ही एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूँ। पेशेंट को फाइब्रोटिक चेंजेस हुआ, सीआरपी बढ़ गया, एडमिट करना पड़ा। बट मैं उसको बोला कि मेरा दवाई साथ में शुरू रखना, जिसमें श्रृंगारभ्र है। पेशेंट जैसे ही 5 दिन के बाद डिस्चार्ज हुआ, एचआरसीटी फिर से किया, कंप्लीटली सब कुछ नॉर्मल था अंदर, कोई ऐसा प्रॉब्लम उसको नहीं आया। तो श्रृंगारभ्र इज़ द माइल्ड मेडिसिन मैं सभी पेशेंट में यूज़ करता हूँ। इसमें अभ्रक है, कपूर है, जावित्री है, मैं बोला कपूर भी इसमें है। कपूर इज़ द वन ऑफ द माइल्ड मेडिसिन फॉर श्वासा आल्सो। जटामांसी भी है, पेशेंट को थोड़ा रिलैक्स भी करेगा। तालिशपत्र है, नागकेसर है, कुष्ठ है, त्रिफला है। धातुक्षय पे काम करता है, श्वास पे काम करता है स्पेसिफिकली, और त्रुचा त्रुचा इज़ द सिम्पटम। आप पेशेंट को सीधा ही बोल सकते हो, एचआरसीटी कराने का कोई ज़रूरत नहीं है। त्रुचा हो रही है, दैट मीन्स लंग्स लंग्स में आपका इन्फेक्शन पहुँच गया है। पेशेंट 5th डे 6th डे बताए कि सर आज मुझे प्यास बहुत लग रही है। जस्ट कन्फर्म कि लंग्स में इन्फेक्शन चला गया है। उनको बोलो कि 5 दिन का जो दवाई खत्म है, 6th डे का कोर्स है, उसको तुरंत शुरू करना है। तो श्रृंगारभ्र ऐड कर दो, त्रुषा का प्रॉब्लम विदिन 1 और 2 डेज़ में ठीक हो जाएगा। साथ में जो भी बल्लिय का काम है, पेशेंट एक हमारा यहाँ पे स्वामीनारायण हॉस्पिटल है, जो एलोपैथ का हॉस्पिटल है। पेशेंट को ऑलमोस्ट सब कुछ रिकवरी हमने दे दिया था, फिर भी पेशेंट मेंटली थोड़ा, जो सर ने बोला अभी कि भई पेशेंट अगर खुद विलिंगली नहीं है कि उसको जल्दी से ठीक होना है, तो पेशेंट को डिप्रेस्ड टाइप हो गए थे कि मुझे क्या हो गया? मतलब एक ही बात सोच रहे हैं, हँसना भी नहीं, कुछ नहीं। डेली हम मोटिवेशन के लिए भी 2-3 दिन में फ़ोन करते हैं, फिर भी नो रिस्पॉन्स। उनका खुद का मतलब जो ब्रदर इन लॉ है, इज़ आयुर्वेदा डॉक्टर, उसकी सिस्टर आयुर्वेदा डॉक्टर, उसको भी मोटिवेट कर रहे हैं, बट नो मोटिवेशन। तो हमने बोला कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, उसको उसमें भर्ती करा दो, उनको थोड़ा मेंटली रिलैक्स हो जाएगा, थोड़ा बहुत वहाँ पे जो सपोर्ट हमको मिल जाएगा और साथ में हम हमारा मेडिसिन ऐड कर देंगे। 2 प्रकार का मेडिसिन है जो मेरे लिए बहुत अच्छा काम करती है। एक हम चाटन बनाते हैं, जो भी उसके बारे में बता रहा हूँ। मैंने उसको श्रृंगारभ्र रस शुरू करा दिया। मैं उसको बोला कि उसको एडमिट करो, नेक्स्ट डे से मुझे बताना क्या है उसका परिस्थिति है। पेशेंट वाज़ वीक, अनेबल टू वॉक, ब्रेथलेसनेस और कंप्लीटली ऑन बेड। मैं उसको श्रृंगारभ्र रस शुरू कराया। विदिन 24 आवर्स का ये बता रहा हूँ कि विदिन 24 आवर्स में दूसरा क्या चेंज आया। तो पेशेंट को हमको अनफॉर्च्यूनेटली एडमिट करना पड़ा। हम एक चाटन बनाते हैं, औले टाइप का, जो लास्ट ईयर से हमारा बहुत ही फेमस भी है जामनगर में, जितने पेशेंट ने लिया है।
छठी का कॉम्बिनेशन वाला, इसमें हम सितोपलादी, यष्टिमधु, पुष्कर मूल, गोदंती, अभ्रक, शृंगभस्म और त्रैलोक्य चिंतामणि रस, इतना हम मिक्स करके रखते हैं, उसका एक चार्टन बनाते हैं। त्रैलोक्य चिंतामणि रस इंस्टेंट आपको एनर्जी भी देगा, आपको लंग्स का भी इम्प्रूवमेंट कराएगा और साथ में पेशेंट को बल देता है। मैं ये सिर्फ 2 चीज़ें दिया पेशेंट का। भई मैं उसको बोला कि आप अभी वहाँ पे हमारे स्वामीनारायण हॉस्पिटल में काफ़ी सारे आयुर्वेद के जूनियर्स भी काम करते हैं। तो मेरे लिए वो अच्छा था कि मैं उसको बता सकूँ कि भई तुम लोग इसका ध्यान रख के उसको टाइम टू टाइम ऐसा डोज़ देते रहो। जिसकी वजह से नेक्स्ट डे, आप सिर्फ समझना कि नेक्स्ट डे ऐसा कुछ वहाँ पे जादू नहीं हुआ था कि एलोपैथ का ट्रीटमेंट मिला और नेक्स्ट डे उसको सही हो गया। उसको ऑलरेडी रामदेसिविर भी दे दिया था, फिर भी कुछ फ़र्क नहीं था। तो नेक्स्ट डे विदिन 24 आवर में ये शृंगार अभ्ररस और शटियादी चाटन, ऐसे उसको हम शटी चाटन करके बताते हैं। ये सिर्फ 2 लिया, नेक्स्ट डे उनका मुझे पहली बार हँसते हुए मैसेज आया कि मेहुल सर बहुत धन्यवाद, आपकी वज़ह से मैं पूरी ठीक हो गई। मैं चल पा रही हूँ, मैं साँस ले पा रही हूँ और मुझे ब्रेथलेसनेस भी नहीं है। पेशेंट में पूरा कॉन्फिडेंस आ गया, राइट नाउ शी इज़ कंप्लीटली ओके। तो मॉडरेट केसेस में आप पहले से इस प्रकार से अ, श्रृंगार अभ्ररस, महालक्ष्मी विलास रस, छठी चाटन जो हम बनाते हैं, स्पेसिफिकली हर एक पेशेंट को देते हैं 5th डे, 6th डे से ऑनवर्ड्स। लास्ट ईयर मैंने सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 ऐसे दिए थे। मतलब सोचो सीवियरिटी कितना है। लास्ट ईयर 10 से 12 ऐसा जो छठी चाटन हम बनाते दिया था और इस बार हमने मोर देन 100 पेशेंट को दिया है। तो उसका व्याप आप देख सकते हो कि कितना बड़ा हुआ है, कितना स्ट्रॉन्ग है वायरस का। साथ में अगर ज़रूरत पड़ता है तो हम 2 चीज़ें, एक श्वास का सारी रस जो दूध पापेश्वर कंपनी का आता है, जो काफ़ी फेमस भी है, आई थिंक काफ़ी सारे वैद्य उसको यूज़ करते हैं। उसका बहुत डिटेलिंग में नहीं जाऊँगा बट उसमें काफ़ी सारा चीज़ें अच्छी आ जाती है कि भई श्वास का चिंतामणि आ जाता है, लक्ष्मी विलास भी आ जाता है, कालीज पत्र चूर्ण का भी उसमें आ जाता है और वासा की भावना भी हो जाती है। तो इस प्रकार से हम मॉडरेट केसेज़ में वो श्वास का सारी रस दूध पापेश्वर का ऐड कर सकते हैं। वो 1 बीडी 1 टीडीएस आप उसको यूज़ कर सकते हो। ये जो केस है जिसमें मैंने कल्पेश भाई करके नाम जो बताया अभी कि लो ब्लड प्रेशर आई मीन लो पल्स वाला था, उसमें मैंने शृंगाब्र रस, सटी चाटन, श्वासकास चिंतामणि और स्पेसिफिकली जब न्यूमोनिया डेवलप होता है, उसके लिए अभ्रक भस्म तो सही है। अभ्रक भस्म सहस्त्रपुटी आप 2 पिंच सबलिंगुअल शुरू कर सकते हो। रसतंत्र प्रसार में स्पेसिफिकली वर्ड दिया है कि न्यूमोनिया अगर है, तो अभ्रक भस्म के साथ तज माने कि सिनेमन दालचीनी, उसको आप 2 पिंच मतलब मैं क्या करता हूँ छोटी पुड़िया बना के रखता हूँ जिसमें अदरक, भस्म और तज वो मैं उसमें मिक्स करके रखता हूँ। दोनों 125 मिलीग्राम का मिक्सचर उसकी 16 पूड़ी मैं बना के रखता हूँ। जैसा पेशेंट है, जैसे कि अगर उसको ज़्यादा ज़रूरत है तो 1 पूड़ी दिन में 3 बार, दिन में 4 बार, दिन में 2 बार एज़ स्पेसिफिक। अदरक, भस्म को तज के साथ मिक्स करके फिर उसको देना है दैट इज़ स्पेसिफिकली मेंशन इन द न्यूमोनिया इन रसशास्त्र शास्त्र। मैं वो उसको दिया दिन में 3 बार क्योंकि ऑलरेडी उसका जो एसपीओटी वो 88 हो गया था। महालक्ष्मी विलास में दिया, डी-डाइमर उसका चेंज था तो मैं त्रिफ्लागोग्लू दिया और साथ में मैंने अभ्रक भस्म के साथ मयूरपिच भस्म दिया। मयूरपिच भस्म मोस्टली हम यूज़ करते हैं, जो भी हमारा वॉमिटिंग है, जैसे कि अगर वॉमिटिंग अगर हो रही है तो आप क्या दे रहे हो? मयूरपिच भस्म मतलब वो उदान का फंक्शन जो डिस्टर्ब हुआ है, जो वॉमिट ला रहा है, समान और उदान, वो बाहर ला रहा है ना, उसको शांत कर रहा है। तो सेम चीज़ श्वास भी वही चीज़ है कि अभी श्वसन संस्थान की वजह से वो श्वास आ रहा है। तो मैं उसको साथ में मयूरपिच भस्म ये आप अभ्रक भस्म का जो मेरा पूड़ी है, उसमें सिर्फ 1 पिंच मयूरपिच भस्म साथ में ऐड कर देना और फिर उसको हनी के साथ मिक्स करके सबलिंगुअली दो। इतना चीज़ मैं उसको दिया, उसका एसपीओ2 नेक्स्ट डे से पहले 91 हुआ, फिर 93 हुआ। आज की डेट में कंप्लीट रिलैक्स है, 97 ले रहा है और इवन पल्स जो मैंने बताया दशमूल और दशमूल आरिस्ट और अर्जुन आरिस्ट के साथ उसका कंप्लीटली सब चीज़ें मेंटेन है। तो ये इमरजेंसी वाला केस था जो एलोपैथिक में ऑलरेडी बता दिया कि बिलो द 50 यू कैन गेट हार्ट अटैक आल्सो एनी टाइम। तो 3 दिन के लिए आपको पेशेंट को बताना है डोंट वरी एट ऑल इफ इट इज मोर देन 51 इफ मोर देन 51 यू कैन टेक चांस अप टू 3 डेज़ और ये हमने कर दिया और ये उसके साथ पेशेंट को ठीक हुआ। किसी भी केस में मैं नहीं बोलूँगा कि ये मिरेकल हुआ है या तो मिरेकल किसी चीज़ का नाम ही नहीं होता है क्योंकि ये साइंस है, आयुर्वेद साइंस है। तो इसमें किसी भी प्रकार का मिरेकल शब्द मैं यूज़ नहीं करता, मैं इसके अगेंस्ट हूँ। चमत्कार हुआ, पेशेंट को ये हो गया, ऐसा कुछ नहीं। साइंस था, हमने उसका काम किया और पेशेंट को रिज़ल्ट मिला, क्योंकि हम उसका पूरा पैथोलॉजी समझा सकते हैं। तो चमत्कार कैसे हुआ?
तो एक मेरा एक चीज़ है कि आयुर्वेद डॉक्टर्स भी, वैद्य भी जो भी केसेस को ठीक करते हैं, इवन मैं पोस्ट में भी देखता हूँ, मिरेकल हैपेंड, ये हैपेंड, ऐसा कुछ है नहीं, ये साइंस है। आपने ऐसा थोड़ी जादूगर है तो आपने उसको चुटकी बजा के ठीक किया था। आपने मेडिसिन दिया, मेडिसिन ने फंक्शन किया और साइंस के हिसाब से उसने प्रूवन किया। तो ऐसा चीज़ों का उपयोग मत करो जिससे एलोपैथ डॉक्टर सोचे कि भई देखो हमारा मेडिसिन रामदेव शिविर ने इतना सारा लोगों को ठीक किया बट हमने कभी नहीं लिखा कि ये चमत्कार हुआ है। उससे ठीक हुआ नहीं हुआ अलग चीज़ है बट हमारे से ज़्यादा उन लोगों ने ठीक किया है। अगर फैक्ट की बात करें तो पूरा वर्ल्ड में अगर देखें तो हमारा सिर्फ 1% भी नहीं है कि जो हम लोग उसको ठीक कर रहे हैं। 99% लोग एलोपैथ से ठीक हो रहे हैं। तो हमारा जो काम है वो ऑथेंटिसिटी बनाए रखना है। ऑथेंटिक कैसे रखेंगे? सही चीज़ें बताओ। तो भी एलोपैथ डॉक्टर से जामनगर में मुझे ऐसे बताते हैं कि भई तू इतना ऑथेंटिक है कि हम तेरे ऊपर भरोसा कर सकते हैं। इतना कॉन्फिडेंस उसको डेवलप करो कि उसका गलत चीज़ें ना हो, ठीक है? अभी साथ-साथ में माइल्ड टू मॉडरेट टाइप का जो केसेज़ आई मीन मॉडरेट टू सीवियर टाइप का केसेज़ में नहीं जा रहा है, उसके लिए दूसरा एक चीज़ है, एक मेरे पास पेशेंट था सिटी वैली उसका 12 आया, सीवियर कफिंग। मैं पेशेंट के साथ इसलिए बात करता हूँ कि मुझे उसकी कफ की आवाज़ सुननी है। मैं उसको बताता हूँ मेरे से फ़ोन पे बात करो और खाँसो, मतलब उसको बोलता हूँ कफिंग करो ताकि मुझे पता चले कि कितना कफ अंदर है आपको, ये सब चीज़ें देखना पड़ता है। पेशेंट का प्लेटलेट्स भी 1,36,000 मतलब कम हो रहा था, सीवियर कफिंग था, सीआरपी सिर्फ 11 था, दैट वाज़ क्वाइट नॉर्मल सो आई वाज़ रिलैक्स्ड। फीवर भी था, ऑलमोस्ट वो मेरे पास आया था 9th डे को। पेशेंट को एलोपैथी से रिकवर नहीं हो रहा था और मेरे पास आया था। मैं उसको सेम चीज़ बोलूँगा। काफ़ी सारी चीज़ें सेम इसलिए कि अभी आएगी कि उसमें काफ़ी सारी मेडिसिन में अभी मास्टर हो जाते हैं ना कि भई एक बार पेशेंट को ग्रिप आ जाती है, तो इतनी मेडिसिन्स तो फिक्स होती है। नहीं आएगी वो मैं बताता हूँ। जैसे कि श्वास कल्प सिरप मैं बताया, मैं उसको दिया, वंश कपूर का जो मैं बताया कि अदरक के जो हम पापेश्वर का दिया। दूसरा चीज़ एक सिंपल मेडिसिन है एलादीवटी, जो मैं हर एक प्रिस्क्रिप्शन में देता हूँ। एलादीवटी इज़ द वेरी कॉमनेस्ट मेडिसिन, वेरी इफेक्टिव मेडिसिन और स्पेसिफिकली ऊरक में भी दिया है। मतलब कि उसमें एला, तमालपत्र, पिपली, शाकर ये सब तो चीज़ें हैं, बट उसमें खरजूर और द्राक्षा भी है। पेशेंट को स्पेसिफिकली थोड़ा नरिशमेंट भी मिलेगा, थोड़ा ड्राइनेस लग रहा है, ड्राइनेस के लिए मेन मेडिसिन है। ड्राइनेस को दूर करने के लिए मैं हर एक पेशेंट को सबसे पहला दिन से 14 डेज़ तक एलादीवटी देता ही हूँ। क्योंकि दैट इज़ कॉमन मेडिसिन बोलो या तो एक कॉमन एक चीज़ है जो हमको पेशेंट को ईज़िली मिलेगा और कोई भी जगह पे मिलेगा। ये सब चीज़ें मैं जो बता रहा हूँ, ये पूरे भारत में मिलती है। मैंने अराउंड ऑलमोस्ट 40 से ज़्यादा सिटीज़ में और आई थिंक 7 से 8 स्टेट्स में मैंने पेशेंट को ठीक किया है। मैंने जितना भी प्रिस्क्रिप्शन दिया है स्पेसिफिकली अ, मैंने उनको जो भी मेडिसिन लिखा है, वो भी कंपनी का उसको मिला है, मुझे रिज़ल्ट मिला है। तो पैंडेमिक के दौरान मैं लकी रहा हूँ, धन्वंतरि भगवान की भी कृपा रही है कि जो पेशेंट को मैंने जो मेडिसिन दिया उसको मिल गया और उसको ठीक कर पाया। उसमें सीवियर केसेस भी आते हैं, जो एक एक मैं बताऊँगा। तो इलादीवटी भी है जो एक ड्रग ऑफ चॉइस है, जो स्पेसिफिकली आप हर एक पेशेंट को दे सकते हैं। स्पेसिफिकली ड्राई कफ के लिए इवन पेशेंट को ब्लीडिंग हो रहा है। क्योंकि ये उरक्षत उसका मेन इंडिकेशन है। तो ब्लीडिंग विथ स्पुटम उसमें भी आप दे सकते हो, तो काफ़ी एक अच्छा मेडिसिन है। फिर मैं वो पेशेंट को महालक्ष्मी दिया और दूसरा एक स्पेसिफिक योग है जो मैं काफ़ी सारे पेशेंट पे ट्राई किया है प्लेटलेट्स के लिए। लो प्लेटलेट्स इसमें काफ़ी रहता है। इट इज़ अ टेम्परेरी सिचुएशन। ये कोई आईटीपी वाला डिज़ीज़ नहीं है, कि जिसमें आपको मेडिसिन देते रहेंगे 2-4 महीने बाद उसको ठीक होगा। इट इज़ अ टेम्परेरी सिचुएशन, वायरस इंड्यूस्ड और मेडिसिन इंड्यूस्ड। इसमें 2 ही चीज़ बनती है, एक वायरस इंड्यूस बनती है कि वायरस की इफ़ेक्ट की वज़ह से ये हुआ है। सेकेंडरी एलोपैथ का मेडिसिन इंड्यूस, तो एलोपैथ मेडिसिन की वज़ह से शायद हुआ होगा। तो ये टेम्परेरी है, तो उसको आप विदिन 2-3 डेज़ में ठीक कर सकते हो, क्योंकि आईटीपी नहीं है, आईटीपी इज़ अ लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट। रसतंत्र सार में ही एक योग दिया हुआ है, गुडुचि सत्व, सुवर्णमाक्षिक भस्म और प्रवाल पिष्पी। इसको तीनों को सही मात्रा में सेम मात्रा में, अगर तीनों आप 3 ग्राम ले रहे हो, तीनों 3 ग्राम लो, मिक्स करके उसको 3-3 चुटकी, मतलब जो मेरा डोज़ है मैं देता हूँ 3-3 चुटकी अराउंड मेबी 250 एमजी या तो उससे थोड़ा-सा ज़्यादा रहेगा। उसको हनी के साथ मिक्सचर करके आप उसको दे सकते हैं, प्लेटलेट्स बढ़ना शुरू हो जाएगा विदाउट एनी डाउट। ये स्पेसिफिकली रसतंत्र सार में दिया हुआ है। मेरा कोई भी रोग अपना नहीं होगा, ये सभी चीज़ें शास्त्र है, शास्त्र ही बोलता है, कोई प्रकार का मैं बताता हूँ। तो स्पेसिफिकली मैं उसको वो पाउडर दिया था। जब पेशेंट ने मेरे साथ पहली बार बात किया, ही वाज़ नॉट एबल टू स्पीक बिकॉज़ कंटिन्यू कफिंग हो रहा था। पेशेंट का 7 दिन खत्म हुआ,
दवाई का। 6th डे शाम को उसने मुझे फ़ोन किया एंड वी टॉक 5 मिनट्स कंटिन्यूअसली विदाउट एनी ब्रेक। मतलब पेशेंट को पूरा सिम्पटम कंप्लीट 6 दिन में, रिलीफ तो उनको 3 दिन में हो गया था, क्योंकि मैं 3 दिन का ही मेडिसिन बताता हूँ। अल्टीमेटली सभी चीज़ों को कम करने के लिए वी रिक्वायर ओनली 3 डेज़। अगर आपको मेडिसिन से काम करना है, तो अगर आप 10 दिन पे उसको ठीक करोगे तो दैट इज़ नॉट गुड थिंग। आपको फर्स्ट डे से रिजल्ट देना है, सेकंड डे से इम्प्रूव करना है, थर्ड डे से उसको पूरा रिलैक्स ऐसा कर देना है कि फोर्थ डे से आपको नॉर्मल काम करना है। क्योंकि ये कोरोना है जिसमें व्याधि बल ज़्यादा है, फास्ट स्प्रेडिंग है, उसमें आप टाइम लोगे तो पेशेंट चला जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो स्पेसिफिक है उसमें गुडुचि, सुवर्णमाक्षिक और गुडुचि सत्व, स्पेसिफिकली सत्व। गुडुचि का बहुत कुछ रोल नहीं है, जो माइल्ड के बाद मॉडरेट, सीवियर आगे का केसेस में गुडुचि का ऐसा बहुत ऐसा डायरेक्ट रोल नहीं है। गुडुचि सत्व का बहुत अच्छा रोल है। तो गुडुचि सत्व, सुवर्णमाक्षिक और ये स्पेसिफिक प्रवाल पेस्ट इसका सेम मात्रा में। इससे पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं हुआ, कंप्लीटली ही इज़ ओके। एक और पेशेंट का मैं बताऊँगा, जो कि स्पेसिफिकली वो मॉडरेट टू सीवियर में जा चुका था। जो मेरे पास जब आए तो उनको ऑलरेडी एलोपैथ हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया था। ही वाज़ ऑलमोस्ट 72 ईयर ओल्ड गाय। स्पेसिफिकली उसको लिम्फोसाइट उसका हो गया था सिर्फ 4 और पेशेंट वाज़ नॉट रिकवरिंग। तो पेशेंट मेरे पास इसलिए आया कि ही वाज़ नॉट रिकवरिंग। टाइमर उसका सिर्फ 600 था बट सीआरपी उसका 43 था। एलडीएच उसका 800 था। एलडीएच इज़ नॉट मच एन इश्यू। एलडीएच, फेरिटिन, डी-डाइमर ये तीनों को एक साथ कम कर सकते हो, उसके बारे में ज़्यादा अलग ट्रीटमेंट नहीं है। एक डी-डाइमर का और एक भी बताऊँगा और एक उसका योग है जो डी-डाइमर को कम करता है। एक पेशेंट का आएगा उसमें बताता हूँ। ये स्पेसिफिक पेशेंट को मैंने उसको हिस्ट्री लिया कि भई उनको क्या हो रहा है? पेशेंट को क्या हो रहा है वो मुझे बताओ। पेशेंट को भूख नहीं लग रहा था। अग्नि नहीं है तो पेशेंट ठीक नहीं होगा, वेरी सिंपल। तो बाकी सब चीज़ें तो मैंने बहुत ही सिंपल है, जो कि इन जनरल मैं बता रहा हूँ। स्वास्थ्य चिंतामणि मैंने 1 गोली दिन में 4 बार किया कि भई आप उनको 1 गोली दिन में 4 बार हनी के साथ दो। साथ में मैंने उसको त्रिफला गुगलू जो मैं ऑलरेडी डी-डाइमर के लिए बताया कि अराउंड 600 था, तो हमको चांस नहीं लेना था कि ये ज़्यादा बढ़े, तो उसको त्रिफला गुगलू ऐड कर दिया 2 गोली 3 बार। साथ में जो मेरा शटी चाटन है, जो मैं त्रैलोक्य चिंतामणि वाला बताया वो। फिर स्पेसिफिकली अगर लो लिम्फोसाइट अगर कम है, तो उसके लिए मैं मकरध्वज यूज़ करता हूँ, जो कोटकल कंपनी का छोटा-सा कैप्सूल आता है, जिसमें डोज़ डोज़ मेंटेनेंस का मुझे कोई इश्यू नहीं रहेगा। तो मकरध्वज मैंने उसको दिन में 1 कैप्सूल दिन में 3 बार कराया और स्पेसिफिकली जो मैं हर एक पेशेंट का जब अग्निमंद होता है, तब मैं यूज़ करता हूँ धनंजय वटी, जो स्पेसिफिकली बहुत कम फार्मेसी बनाती है और काफ़ी कम लोग यूज़ करते हैं, जो मैं भी ऑर्डर किया तो 3 महीने बाद मुझे मिला था और मैं लकी रहा कि कोविड के टाइम पे मुझे मिला। 3 महीने पहले ऑर्डर दिया था कि धनंजय वटी चाहिए बट कहीं पे नहीं था। स्पेसिफिकली उसमें जीरा है, शटी है, नागकेसर है, अजवाइन है, पिपली, साजीकार, हरे हरडे, जायफल और लवंग सभी पाचक द्रव्य है। अग्नि दीपन करता है, थोड़ा-सा रेचक है, रेचक इफेक्ट नहीं मिलता है इसमें बट थोड़ा-सा रेचक रसतंत्र सार में लिखा है बट इतना कुछ रेचक नहीं है बट हमारा अनुलोमन का काम हो जाएगा। आमाजीर्ण में भी है, विष्टब्दाजीर्ण में भी है। मतलब अगर मेडिसिन का कोई भी साइड इफेक्ट हमें पहले भी बताया, एलोपैथ का कोई मेडिसिन का कोई चिंता मत करो। अगर आपका आयुर्वेद का मेडिसिन पावरफुल है, इट विल ओवरकम एवरीथिंग। उल्टा एलोपैथ का मेडिसिन भी ज़्यादा अच्छे से वर्क करने लगेगा, दैट इज़ द प्लस पॉइंट। समटाइम्स व्हेन इट इज़ नीडेड, इट विल हेल्प आल्सो। तो धनंजय वटी जो है वो इस मेडिसिन के तौर पर बहुत स्पेसिफिक काम करती है। जिसमें मैं ये इतना योग दिया, स्वास्थ्य चिंतामणि, मकरध्वज, त्रिफला गुगलू, चट्टीचाटन और धनंजय। स्टार्टिंग में 2 दिन के बाद लिम्फोसाइट 4 से 3 हुए, ठीक है? 4 से 3 हुए। लिम्फोसाइट इज़ नॉट द प्रॉब्लम। लिम्फोसाइट आगे जाके बढ़ जाएँगे, उसकी कोई टेंशन मत लो। मेन चीज़ था पेशेंट को भूख लगने लगा वेरी नेक्स्ट डे से धनंजय वटी से काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, तुरंत ही पेशेंट को भूख लगने लगा। तो जो पेशेंट था उसका सन का फ़ोन आया कि सर इम्प्रूवमेंट नहीं है, सिर्फ भूख लग रहा है। मैं बोला दैट इज़ द साइन, नाउ यू विल गेट क्योर। मैं उसको उसी टाइम पे इतना बता दिया। 7 दिन के बाद पेशेंट को सेम डोज़ कंटिन्यूटी चालू रखा, 8 डे को पेशेंट को डिस्चार्ज भी मिल गया। जो कंप्लीट रिकवर नहीं हो रहा था, लिम्फोसाइट वगैरह भी नॉर्मल हो गए, जो भी उनको स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स था, जो श्वास वगैरह का वो भी कम हो गया। पेशेंट वाज़ डिस्चार्ज्ड। वहाँ पे डॉक्टर्स ने ऑलरेडी बोल दिया था ही इज़ नॉट रिकवरिंग, समथिंग कैन हैपन। ऑलरेडी डॉक्टर ने बता दिया था। तो मकरध्वज जो है वो लिम्फोसाइट बढ़ाने में बहुत अच्छा काम करता है क्योंकि वो बल्य भी हो जाएगा और बहुत अच्छा मेडिसिन है। दूसरा चीज़, ऐसा एक पेशेंट मेरे पास जो आया था जिसमें स्पेसिफिकली उसका एचआरसीटी 12 था।
ये अलग एक प्रकार का केस जिसमें समीर पूर्णाक का रस का उपयोग किया। मतलब अभी तो काफ़ी सारे पेशेंट में कर रहा हूँ, बट इन जनरल जो भी केस मेरे पास ऐसे आए जो स्पेसिफिकली इसमें सभी मेडिसिन भी कवर कर रहा हूँ और मेडिसिन के साथ पेशेंट का ट्रीटमेंट भी बता रहा हूँ, जो कि 100% क्योर्ड पेशेंट है। तो पेशेंट का एचआरसीटी स्कोर था 12, साथ में ही इज़ जस्ट 34 ईयर ओल्ड पर्सन। फीवर भी है, जो माइल्ड था, स्टार्टिंग में उनको था एलोपैथ का ट्रीटमेंट और यहाँ पे नहीं था, अहमदाबाद का पेशेंट था। उनके एक रिलेटिव मेरे पास आके मेडिसिन उनका ले गए। उनको सीवियर कफिंग और वीकनेस था। तो मैंने उसको महालक्ष्मी विलास जो मैं देता हूँ, श्वास कासारी में देता हूँ, श्वासकल्प में देता हूँ, सट्टी चाटन देता हूँ। अभी चेंज मैंने क्या किया इस केस में, जो स्पेसिफिकली पेशेंट का जो स्कोर था 12 और उनको 34 इयर्स की एज में बहुत सारा कफिंग मतलब सीवियर कफिंग हो रहा था, वीकनेस काफ़ी ज़्यादा आ गया था। तो इस कंडीशन में मैं समीर पुन्नाग्रस, जिसका स्पेसिफिक अनुपान है उसमें अगर आप रसतंत्र देखेंगे, तो समीर पुन्नाग्रस जो है उसका स्पेसिफिक दिया हुआ है कि वो वासा, यष्टिमधु, बहेड़ा, भारंगमूल और शक्कर के साथ उसका काढ़ा बनाना है और उसके साथ आपको समीर पुन्नाग्रस देना है। तो इस कंडीशन में स्पेसिफिकली जो न्यूमोनिया डेवलप हो गया था, तो समीर पुन्नाक का काम है वो निमोनिया को शोषण करना है कि अगर उसका कफ जमा है तो उसको शोषण करो ताकि आगे बढ़े ना। क्योंकि ऑलरेडी ही वाज़ अराउंड 8 और 9th डे पेशेंट। 7 डे के बाद का सभी केसेज़ को इमरजेंसी देख के ही ठीक करना है। तो मैं उसको समीर पुन्नाग्रस एक-एक चुटकी दिन में 3 बार जो क्वाथ है उसको सिर्फ़ हमको 1 कप से कम क्योंकि उसका पेशेंट का अग्नि का भी देखना है, तो 1 कप जितना नहीं मतलब सिर्फ 20 एमएल या तो 25 एमएल मैक्सिमम। उसके साथ मिक्स करके और चंद्रामृत रस स्पेसिफिकली चंद्रामृत रस किसी भी प्रकार का खाँसी में काम करता है और इट इज़ गिविंग वेरी गुड रिज़ल्ट। ना मैं मेडिसिन दिया, 7 दिन के फ़ॉलो-अप में मैं भूल गया था कि ये पेशेंट को मैं मेडिसिन दिया था बिकॉज़ वेरी ओवरलोडिंग में चल रहा था और जो कलेक्ट करने आए थे वो भी आयुर्वेद डॉक्टर थे, तो वो उनका फ़ॉलो-अप ले रहे थे ऑलरेडी। फिर अचानक से मुझे 9th डे को याद आया कि भई ये पेशेंट का क्या हुआ? मैं उसको मैसेज किया कि भई आपका रिलेटिव को क्या हुआ? बोले सर उसको आपका मेडिसिन से 2 दिन में कंप्लीट रिलीफ मिल गया, एलोपैथ में कोई फ़ॉलो-अप नहीं दिया, आराम से घर पे रह रहे हैं और कंप्लीटली उसको सभी चीज़ें ठीक होगा। तो ये चीज़ था समीर पुनाग और स्पेसिफिकली उसका अनुपान का महत्व था। अनुपान के साथ अगर देंगे सभी चीज़ें तो बेस्ट काम करेगी। तो ये एक एक इन बिटवीन जो केस था ऑलमोस्ट जो सिवियरिटी के दौर पर जा रहा था बट उसको हमने माइल्ड केस या तो मॉडरेट केस में उसको क्योंकि 2 दिन में ठीक हो गया तो उसको माइल्ड ही बोलेंगे ना, कि भई मॉडरेट टू सिवियर जा रहा था, हमने माइल्डली उसको ठीक कर दिया। अनुपान जो है उसमें समीर पुन्नाक का उसमें वासा स्पेसिफिकली, यष्टिमधु, विविधक, भारंगमूल और शक्कर ये उसका स्पेसिफिक खाने का वो है। इसी प्रकार से एक इन बिटवीन ट्रिकी केस आया था थोड़ा। मतलब ऐसा मैंने कभी वो लास्ट ईयर या तो ये ईयर में भी ऐसा कोई पेशेंट को मैंने ठीक मतलब ऐसा कोई मेडिसिन भी नहीं दिया था, जिसमें स्पेसिफिकली अगर बोलेंगे तो मूत्रकृज, पेन इन एब्डोमेन और सीवियर पेन माने कि इतना सीवियर पेन वाला पेशेंट मेरे पास कभी नहीं आया। उसकी खुद की डॉटर इन लॉ इज़ अ मेडिकल ऑफिसर, शी इज़ एमबीबीएस और 5 दिन की दवाई के बाद जो दूसरे डॉक्टर्स को हमने ठीक किया था, उनका रेफरेंस लेके आए कि सर इसमें कुछ कीजिए, मेरे ससुर जी हैं, हमारी सब मेडिसिन ट्राई कर लिया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मूत्रकृज काफ़ी सीवियर था, लेसिक्स दे रहे थे तो टेम्परेरी रिलीफ मिल रहा था, फिर अपने आप फिर से वो प्रॉब्लम हुआ। पेन इन एब्डोमेन सीवियर कुछ खा नहीं पा रहे, कंप्लीट वॉमिटिंग कर रहे हैं, नोज़िया कर रहे हैं मतलब पेन इन एब्डोमेन बहुत सारा। डब्ल्यूबीसी ऑलरेडी उनका जो है वो 3000 तो डब्ल्यूबीसी में भी एक वेरी सिंपल एक है लॉजिक उसमें स्वर्ण आसन मालती में देता हूँ। डब्ल्यूबीसी अगर लेस देन 4000 है, लेस देन 2000 अगर गया, तो सुवर्ण मसन मालती दिन में 4 बार कर देना है। ऑटोमैटिकली वो 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, कोई डब्ल्यूबीसी का ज़्यादा टेंशन नहीं होता। तो ये जो केस मेरे पास आया तो सीआरपी हाई था, मूत्रकृज था और पेन इन एब्डोमेन सीवियर ये तीनों चीज़ें बहुत ही सीवियर थी। ऑलरेडी एलोपैथिक का सब मेडिसिन ले चुके थे और उनकी जो बोला डॉटर इन लॉ शी वाज़ एमबीबीएस मेडिकल ऑफिसर। उसको मैंने तृण-पंचमूल कषाय पहली बार दिया। मैं कोई पेशेंट को तृण-पंचमूल दिया नहीं क्योंकि ऐसी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो तृण-पंचमूल कषाय दिया, कामधुदा रस दिया, शंखवटी दिया और प्रवाल पिष्टी सिंगल। प्रवाल पिष्टी इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस व्हेन देयर इज़ अ सीवियर पेन आल्सो। स्पेसिफिक रसतंत्र सार का प्रवाल पिष्टी पढ़ोगे तो पूरा डिटेल आपको समझ में आ जाएगा। पेशेंट को प्रवाल पिस्टी से इतना अच्छा लगा, मैं 5 दिन का डोज़ दिया था, वो 2 दिन में खत्म कर दिया। तो बोला, "भाई ओवरडोज़ के साथ आप दूसरा परेशानी लेके आओगे, फिर मेरा नाम दोगे कि आयुर्वेद की वजह से ये हुआ।" उनको बोला, "थोड़ा मैनेजमेंट करो, आप खुद डॉक्टर हो।"
डोज़ का महत्व तो समझो आपके अंकल, आई मीन आपके जो ससुर जी, उसको थोड़ा समझाओ कि भई अच्छा लगा तो ठीक है, बट इतना तो मत खाओ कि मेडिसिन है, थोड़ा कोई ऐसा वो यहाँ पे बोलते हैं खाखरा भजिया, ऐसा कुछ नहीं कि पूरा खा लिया। तो तृण-पंचमूल कषाय से उसको विदिन 24 आवर में मूत्रकृज का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। रामदूधा इज़ द मेडिसिन एंटीडोट ऑफ एंटीबायोटिक। रामदूधा इज़ अ एंटीडोट ऑफ एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक की वजह से गैस्ट्राइटिस अगर हुआ है, रामदूधा दोगे बेस्ट रिज़ल्ट है। शंखवटी जो स्पेसिफिकली इतना उदर शुल्क बहुत सारा था, इसलिए मैंने उसको वो दिया और प्रवाल पिष्टी उसको दिया ताकि पित्त शमन भी अच्छा रहे और स्पेसिफिकली इसमें भी। नेक्स्ट डे उसको जब आए तो उसको ऑलरेडी पेन सब कम था, उसने प्रवाल-पिष्टी 2 दिन में ही खत्म कर दिया था। तो मैं उसमें प्रवाल-पिष्टी के साथ थोड़ा-सा गोदंती ऐड करके दे दिया, ताकि थोड़ा बहुत भी उदर-शूल है तो गोदंती उसको भी कवर अप कर देती है। तो ये अगर हमने ये सिम्पटम्स ठीक नहीं किए होते, देन इट माइट गो टू सिवियरिटी, क्योंकि पेशेंट को एडमिट करना पड़ता, क्योंकि ही वाज़ नॉट एबल टू टेक एनीथिंग और ये सब चीज़ें भी सिवियरिटी को जाने देती है। सिवियरिटी को मतलब बुलाती है। साथ में एक और केस ऐसा आया था, इसमें स्पेसिफिकली जो सीटी स्कोर था वो 14 था। सीटी स्कोर जब मेरे पास आया, उसका 14 था। जो मैंने एक बताया कि एक डी-डाइमर का भी और बताऊँगा। डी-डाइमर भी उसका अराउंड 2300 था, जब मेरे पास आया। सीआरपी भी उसका बढ़ा हुआ था, अराउंड 23 जितना और लिम्फोसाइट उसका अराउंड जो 14 टाइप था। बट उसकी वजह से उसको बहुत सारा खाँसी था और वीकनेस था। साथ में डी-डाइमर भी बढ़ रहा था। तो जो कॉमन प्रिस्क्रिप्शन में मैं बोल रहा हूँ, महालक्ष्मी, श्वासकाश चिंतामणि, श्रृंगाब्ररस, अभ्रक भस्म सहस्त्रकुटी जो तज के साथ बोला, जो उसका पूड़ी बना के, साथ में अर्जुना रेस्ट। अर्जुना रेस्ट इज़ ऑल्सो द मेडिसिन फॉर द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डी-डाइमर, क्योंकि अर्जुना रेस्ट भी उष्णवीर्य है और अरिष्ट वगैरह स्पेसिफिकली काम करता है। तो तीव्र से काम करता है, मतलब इंस्टेंट काम करता है। तो अर्जुना रेस्ट भी डी-डाइमर के लिए बेस्ट मेडिसिन है। टिफलागुग्लू भी दिया क्योंकि 2000 से ज़्यादा था और एक और उसका है, रसतंत्र सार में दिया हुआ है स्पेसिफिकली गुडुचि, अभ्रक भस्म और प्रवाल पिष्टी का कॉम्बिनेशन। ये 3 चीज़ मिला के इसको सभी को जब भी और रस औषधि आप दे, अगर टाइम हो तो उसको एटलीस्ट 10 मिनट घोट लेना चाहिए, उसको ट्राइचूरेट कर लेना चाहिए, ताकि उसका बाइंडिंग बहुत अच्छा हो जाए, पार्टिकल्स और अच्छा हो जाए, मतलब माइन्यूट हो जाए और उसका काम जो है स्पेसिफिक ज़्यादा उसको डीप इनसाइड में जाना चाहिए। तो इस प्रकार से मैंने उसको ये सब मेडिसिन दिया। 30th को पेशेंट का आया था। 30 आई मीन 34 जो लास्ट मंथ जो बोलते हैं और 5-5 को हमने फिर से रिपोर्ट कराया। उसका लिम्फोसाइट भी नॉर्मल हो गया, डब्ल्यूबीसी भी नॉर्मल हो गया, सीआरपी भी नॉर्मल हो गया और डी-डाइमर भी लेस देन 500। गुडुचि अभ्रक प्रवाल प्लस त्रिफ्लागुग्लू प्लस अर्जुन अरेस्ट, ये 3 चीज़ें फॉर डी-डाइमर जो मैं ये स्पेसिफिक केस में यूज़ किया था। इसी प्रकार से एक केस आया था जो स्पेसिफिक हम उसके बारे में बताऊँगा। अ कि वो लेडी पेशेंट था, जो फीवर, वीकनेस, बॉडी पेन, एचबी उसका 10 था। ये केस वडोदरा का था। स्टार्टिंग में बहुत ऐसे माइनर केस लगा, जो मैं बोला ना कि अगर आप माइनर समझ के करेंगे, या तो मतलब जो माइल्ड केस समझ के करेंगे, इट कैन गो अप टू द सीवियर वन। बट हमने वहाँ से उसको निकाल दिया, पहले से ही निकाल दिया। माइल्ड माइल्ड से मॉडरेट जा रहा था और मॉडरेट से हमने उसको निकाल दिया। तो स्टार्टिंग में मैंने वेरी कॉमन प्रिस्क्रिप्शन उसको दिया क्योंकि उसको कोई सिम्पटम्स नहीं था। सुवर्णसन मालती, गुरुचि गोदंती प्रवाल जो मेरा कॉमन है, सीतोपलादी मिक्सचर, त्रिशूल, एलादी और चमचम। इतना मैंने उसको दिया, 2 दिन 3 दिन कोई परेशानी नहीं हुई। उसके बाद उसको सिम्पटम्स आने का शुरू हुआ, जिसकी वजह से उसको जब हमने रिपोर्ट्स कराया सीबीसी का, तब हमको पता चला कि उसका जब व्हाई रिपोर्ट इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है? तो पेशेंट को खुद को पता नहीं था कि उसकी वाइफ का एचबी जो है वो 8 था सिर्फ। पेशेंट को पता नहीं था। अभी उसको हमने माइल्ड सोच के किया बट शी वाज़ ऑलरेडी एनीमिक, तो एनीमिक पेशेंट कैन सफर मोर। तो उसके लिए हमने एचबी जो है उसका अराउंड 8 हो गया। साथ-साथ में स्पेसिफिकली उनका प्लेटलेट जो है वो डाउन हो रहा था। उनको थोड़ा साँस फूलने का प्रॉब्लम हुआ और सीवियर वीकनेस आ गया। वीकनेस के लिए हमने उसको बोला कि आप एक पाइंट चढ़ा लो, साथ में थोड़ा एल्डरविट वगैरह का उसको कर दो, तो एक दिन में वो हमारा काम हो जाए। ज़्यादा उसमें मिक्स किया तो ऐसा कोई टेंशन नहीं है, सिंपल चीज़ है। उसके अलावा कोई एलोपैथ मेडिसिन ऐड नहीं किया था, सिंपल उसको दिया था। उसके साथ उसको स्पेसिफिकली मैंने दिया श्वास का सारी रस, श्वासकल जो हमारा कॉमन है। दूसरा एक चीज़ डी डाइमर के लिए, श्वास के लिए और कास के लिए जो हमने यूज़ किया है दैट इज़ अट्रुशकादिक्वाथ। तो स्पेसिफिकली भेषज रत्नावली में रक्तपित्त चिकित्सा में है, जिसमें वासा,
हरडे, सिर्फ 2 ही चीज़ है। वासा हरडे उसको मुनक्का के साथ उसका स्पेसिफिक डोज़ आप देख सकते हैं उसमें, तो शर्करा के साथ उसको देना है। और साथ में ये मैंने गुडुचि, सुवर्णमाक्षिक और प्रवाल पेस्टी जो स्पेसिफिक ये प्लेटलेट्स के लिए और साथ में जब फेरिटिन लेवल लग रहा है ये, तो कोई भी लो टाइप का मतलब आप मेडिसिन यूज़ ना करें। फेरिटिन जब आए, हमारा मेडिसिन ऐसा नहीं करता कि उसको बाइंड करता है, क्योंकि हमारा मेडिसिन भस्म जो होता है, वो पच जाता है, वो बाहर निकल जाता है। मेडिसिन में ऐसा जो स्टोरेज वाला जो पोर्शन है, वो हमारा मेडिसिन नहीं करता बहुत सारा, बट फिर भी अगर फेरिटिन लेवल हाई है, तो पेशेंट को हम लो भस्म या तो लो का कोई प्रिपरेशन नहीं देते, बट स्पेसिफिकली हम ताप्यादिलो ताप्यादिलो जो है, मैंने उसको यूज़ किया और सेकंड डे ऑनवर्ड्स पूरा वीकनेस वगैरह चला गया, क्योंकि जो स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन है, उसमें वासा, हरडे और शर्करा जो मुनक्का के साथ भी देना है उसमें, मुनक्का इज़ द इंग्रीडिएंट। अटूट इट इज़ द बेस्ट मेडिसिन, बेस्ट थिंग फॉर श्वास, कास, रक्तपित्त और एनर्जी भी देता है, क्योंकि उसमें शर्करा भी आता है, द्राक्ष भी आता है। तो ये सीवियरिटी के बाजू जा रहा था, बट उसको रोक दिया और यहीं से उसको ठीक किया। काफ़ी सारे ऐसे केस हुए कि जिसमें अभी बहुत सारा माइल्ड मॉडरेट भी हुआ। एक केस ऐसा है कि जिसमें अभी मैं काम कर रहा हूँ, जिसमें पेशेंट इज़ ऑलरेडी ऑन वेंटिलेटर, 40 उसका ऑक्सीजन लेवल आ गया था। डॉक्टर्स का गलती की वजह से 2 दिन में उसको बहुत सारा डिफ़िकल्टी आ गया और मेरे पास आए तब शी इज़ अ जस्ट 35 ईयर ओल्ड वुमन जिसका एचआरसीटी सिर्फ था 7। अगर किसी को लगता है कि एचआरसीटी 5 है और इट इज़ वेरी माइल्ड एंड इट इज़ कंप्लीटली रॉन्ग। इट इज़ ऑलवेज़ डिपेंड ऑन पेशेंट्स मेडिसिन, पेशेंट्स का जो सत्व है या तो स्पेसिफिकली पेशेंट का जो बल है, उसके ऊपर वो आधार रखता है। 5 है कि 25 है उसके साथ कोई मतलब नहीं है। द लेडी इज़ स्पेसिफिकली इन जामनगर, अगर काफ़ी सारे लोग उसको जानते हैं क्योंकि भोजपुरी फ़िल्म में वो काम भी कर रही है और शी इज़ वेरी मॉडर्न लेडी। बट जो भी मेडिसिन उसको गया, गलत गया जिसकी वज़ह से 7 का सिर्फ स्कोर था, कोई सिम्पटम नहीं था। राइट नाउ शी वाज़ ऑन वेंटिलेटर। व्हाई आई एम सेइंग वेंटिलेटर बिकॉज़ 2 दिन पहले वेंटिलेटर के ऊपर थे, आज वो वेंटिलेटर ऊपर के नहीं है। सिर्फ 3 लीटर ऑक्सीजन वो भी ज़रूरत पड़ने पर दे रहे हैं, इतना इम्प्रूवमेंट है। धन्वंतरि भगवान से कृपा अभी चाहेंगे कि ये केस को भी हम ठीक कर पाएँ ताकि लोगों को पता चले कि आयुर्वेद कितना बेस्ट और कितना फ़ास्ट काम कर रहा है। स्पेसिफिकली कोई भी नया वैद्य ये प्रकार का मेडिसिन का ट्राई नहीं करेगा। जो मैं बनाता हूँ, ये स्पेसिफिकली वेंटिलेटर वाले पेशेंट को, वेंटिलेटर वेंटिलेटर और आईसीयू केसेस, अगर आपको देना है, मिनिमम टू मिनिमम मेडिसिन देना है। कैसे देना है, वो मैं बताता हूँ। बट मिनिमम मेडिसिन मतलब कि मेडिसिन तो बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। श्वास का चिंतामणि, त्रिलोकी चिंतामणि, श्रृंगार रस, काफ़ी सारा मेडिसिन है। एक मेडिसिन से तो होगा नहीं, सिर्फ अगर आप हेमगढ़ पोटली भी देंगे तो एक से नहीं होगा। आपको काफ़ी सारा मेडिसिन चाहिए, प्लस एलोपैथ डॉक्टर्स का इतना बड़ा रिस्ट्रिक्शन कि भई नहीं, हम बाइपेक के ऊपर है तो हम उसको नहीं देंगे, क्योंकि बाइपेक बार-बार निकालेंगे, पेशेंट का आउट ऑफ फॉल हो जाएगा, तो हम कैसे करेंगे? वेंटिलेटर के ऊपर है तो कैसे देंगे? वेंटिलेटर के ऊपर है तो राइल्स ट्यूब से देंगे, दैट इज़ द ईज़ीएस्ट वे। और उसके लिए हम स्पेसिफिक O2 चाटन, मतलब ऐसे जस्ट नॉर्मल नाम बनाया है O2 ओवले करके, जिसमें स्पेसिफिकली हम ये योग नया कोई वैद्य ट्राई नहीं करेगा, बिकॉज़ दे डोंट नो द यूसेज, दे डोंट नो द हाउ इट विल वर्क और एनीथिंग। बट जो मैं नॉर्मल बता रहा हूँ इसके लिए कि उसमें सीतोपलादी का पाउडर है, जो कि मैं बोला पहले भी, मैं स्पेसिफिक क्वांटिटी जो यूज़ करता हूँ उसका मात्रा नहीं बताऊँगा, क्योंकि हर एक पेशेंट का अलग मात्रा रहता है। तो सीतोपलादी चूर्ण है, अभ्रक भस्म सहस्त्रपुटी है, श्रृंग भस्म है, स्वासकास चिंतामणि है, श्रृंगाब्र रस है, समीर पुन्नाग रस है, हिमगढ़ पोटली है और साथ में जो स्पेसिफिक हम डिपेंड, अगर पेशेंट का डी डाइमर साथ में आए हैं तो हम प्रीकट ऐड करेंगे। अगर पेशेंट का डी डाइमर नॉर्मल है, क्योंकि ऐसे केसेस में सिर्फ लंग्स की ही बीमारी है, इसमें हर एक में डी डाइमर ऐसा 3000 5000 रहेगा ऐसा नहीं होता। किसी पेशेंट में सब कुछ रिकवर है, सिर्फ लंग्स डैमेज है। तो अगर डी डाइमर है तो हम प्रीकट यूज़ करते हैं, वरना प्रीकट नहीं डालते और सिंपल ये प्रिपरेशन करते हैं। इसका हम औले कर देते हैं। और ये केस में पेशेंट को हमने बोला था, डॉक्टर्स का फ़ॉल्ट था इसलिए मैं लकी रहा कि जो डॉक्टर है वो मेरा स्कूल फ्रेंड है। इसकी गलती की वज़ह से पेशेंट 40 O2 पे आ, मतलब 40 उसका SpO2 हो गया था। तो जब हमने पेशेंट को बताया कि भई ये जो चाटन है उसको गर्म पानी में मिक्स करके राइल्स ट्यूब के साथ दिन में 8 बार देना है। स्पेसिफिक क्वांटिटी हम सिर्फ आधा चम्मच देते हैं इसका और दिन में 8 बार देना है। एवरी 2 घंटे पे 1 बार। दैट वाज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू कन्विंस, बट इट वाज़ ईज़ी टू कन्विंस बिकॉज़ देयर वाज़ अ डॉक्टर्स फ़ॉल्ट। तो मैं लकी रहा कि पेशेंट को मैं उसके हिसाब से डोज़ दे पाया। फर्स्ट डे को हम रात को मतलब अराउंड 2 डोज़ गए,
नॉर्मल फीलिंग आया, पूरा दिन नेक्स्ट डे जो गया उससे पेशेंट 35 लीटर से धीरे-धीरे करके 3 लीटर्स तक आ गए। फिर उनको जो सेकंड डे मतलब कल का दिन जो था, कल का दिन में उनको वेंटिलेटर्स के ऊपर भी निकाल दिया। पेशेंट को नॉर्मल ब्रीथिंग करा रहे हैं, उसका थोड़ा ब्रीथिंग टेक्निक चल रहा है अभी। आज के दिन में पेशेंट को सिर्फ़ और सिर्फ़ नॉर्मल डाइट के ऊपर और सब नॉर्मल आईवी मेडिसिन्स चल रही है। आज के दिन हमारा मेडिसिन फॉर द डे स्टॉप किया है, क्योंकि पेशेंट को जो राइल्स ट्यूब है वो निकाला, जो वेंटिलेटर निकाला, उसकी वजह से जो उनको इन्फ्लेमेशन थोड़ा रहता है, तो वी कैन नॉट गिव डायरेक्ट मेडिसिन लाइक ज़्यादा मेडिसिन हम नहीं दे सकते। पेशेंट कैन नॉट एंगल्फ आल्सो दैट माइट कॉज़ सम प्रॉब्लम। तो 1 दिन हमको वेट करना है। बट जो पेशेंट वाज़ गोइंग टू डाई, क्योंकि जो उसका हस्बैंड है वो मेरा एक मतलब पेशेंट भी है इन जनरल, और उसकी मोबाइल की दुकान है, तो मुझे बहुत अच्छी तरह से जानता है। तो वो स्पेसिफिक ऐसे ही आया था कि सर इनको बचा लो, क्योंकि प्रॉब्लम वाज़ SpO2 fall to 40, सिर्फ 35 ऑलरेडी और सिर्फ 7 का स्कोर था, समझ रहे हैं? सिर्फ 7 का। तो कोई ऐसा नहीं है कि आप सिंपल सोच लो कि हाँ, ये 7 का ये तो ठीक हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यू हैव टू बी अलर्ट अप टू 14 डेज़। ये जो हमारा O2 चार्टन है, जो हम स्पेसिफिकली O2 ओरली बोलते हैं, स्पेसिफिक हम वेंटिलेटर के ऊपर, जो अगर पेशेंट है तो उसको ज़्यादा मेडिसिन नहीं देनी है। तो एक ही मेडिसिन आप बनाओ, उसका ओले फ़ॉर्म करो और फिर उसको दो, तो स्पेसिफिकली वो काम करेगा, अंदर जाएगा और हमारा सब काम हो जाएगा, क्योंकि सभी मेडिसिन का स्पेसिफिक मात्रा के साथ यूज़ करना है। अभी मैं आगे का ही बताऊँगा, जो स्पेसिफिक एक प्रेग्नेंट लेडी का बता देता हूँ, क्योंकि वो भी ज़रूरी है, क्योंकि अभी प्रेग्नेंट लेडी भी बहुत सारे आ रहे हैं। प्रेग्नेंट लेडी के लिए सेफेस्ट मेडिसिन्स जो भी है, सुदर्शन टैबलेट दे सकते हो, चमचमनी दे सकते हो, सुवर्णासन मालती दे सकते हो, सुवर्ण सूतशेखर रस दे सकते हो, और जो मैं बोला मधुरान्तक गोटी। ये सब प्रिस्क्रिप्शन में इसलिए कि मैं मेरी सिस्टर इन लॉ को भी ठीक कर चुका हूँ। शी इज़ 3rd मंथ प्रेग्नेंट, एंड मैंने 99% आयुर्वेद से उसको ठीक किया है। 1% मुझे हेल्प लेनी पड़ी, क्योंकि उसका सीआरपी 150 हो गया था, वो तो मैंने अपने हिसाब से ठीक किया, आयुर्वेद से ही ठीक किया। बट इन जनरल कि उसको सिर्फ 1, 2 और 3 दिन हमने डेक्सोना जो 2 एमजी दिन में 3 बार दिया, कि भई सीवियरिटी ना बढ़े और हम यहीं से रुक जाएँ ऐसा करके। तो ये सब मेरा एक्सपीरियंस उसका है। तो नॉर्मल हम क्या करते हैं कि प्रेग्नेंट लेडी को स्टार्टिंग में आपको डेली वॉच करना है उसके लिए, क्योंकि देयर इज़ अ रिस्क। एलोपैथ डॉक्टर्स विल जस्ट थिंक सेव मदर, फॉरगेट द चाइल्ड। हमारा पॉलिसी ऐसा नहीं है, कीप बोथ, मदर को भी बचाओ, बच्चे को भी बचाओ। क्योंकि एलोपैथ डॉक्टर्स में सिर्फ एक ही बात चलती है, फेबिफ्लू दे दो, स्टेरॉइड्स दे दो, मदर की जान बचाओ, क्योंकि ज़्यादातर प्रेग्नेंट लेडी का डेथ हो रहा है। सो दैट इज़ कंप्लीटली रॉन्ग, इट कैन नॉट बी लाइक दैट। वी हैव टू सेव बोथ। तो उसके लिए जो मैं मेडिसिन जो मैं बोल रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। 5 या तो 6 लेडी को मैं ऑलरेडी ठीक कर चुका हूँ। उसमें से एक लेडी का केस बताऊँगा, क्योंकि बाकी का ज़्यादा बताया तो सर मुझे नेक्स्ट टाइम बुलाएँगे भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी टाइम तो मैं ज़्यादा ही ले रहा हूँ। बट फिर भी कि अभी अभी मेरा एक फ्रेंड है जो आयुर्वेद डॉक्टर है, बट जीपी करता है। उसकी वाइफ जो है शी इज़ 8th मंथ प्रेग्नेंट, और उसका एसपीओ2 जा रहा था 88। शी वाज़ ऑन 5 लीटर ऑक्सीजन ऑलरेडी। तो उनका मुझे फ़ोन आया कि भई तू इसमें कुछ कर। मैं बोला इतना दिन क्यों वेस्ट किया? ऑलरेडी प्रेग्नेंट लेडी है, तू अपना आयुर्वेद तो कुछ साथ में कर दे। आयुर्वेद भी लिया था, आयुर्वेद का वजह से अच्छा भी हुआ था, फिर कंडीशन बिगड़ी। एसपीओ2 उसका फॉल होने लगा, सीआरपी बढ़ने लगा, जिसकी वजह से ये सब परेशानी हुई। आज उसका 4th डे है मेरा मेडिसिन के साथ। मैं उसको क्या दिया था, टेम्परेरी अगर आप श्वास का चिंतामणि दोगे कोई टेंशन नहीं है। श्वास का चिंतामणि प्रेग्नेंट लेडी में आप दो, 7 दिन के लिए ऐसा कुछ गलती नहीं हो जाएगा। जो स्टेरॉइड्स दे रहे हैं दैट इज़ द वर्स्ट। उससे अच्छा है कि आप ये स्पेसिफिक श्वास का चिंतामणि दे दो। स्टेरॉइड से तो बहुत अच्छा ही है, और कोई बच्चे को नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि इतना डायरेक्टली वहाँ पे जाके ऐसा कोई नुकसान नहीं करता है। स्वास्थ्य चिंतामणि दिया, श्रृंगार अभ्र रस दिया, सूत से खर रस दिया, इलादीवटी जो मैं हर एक पेशेंट को देता हूँ, और अभ्रक भस्म में उसको स्टैंड बाय पे रखा है। अगर नीडेड लगा तो अभ्रक भस्म देंगे। अभ्रक भस्म इज़ अ सेफ मेडिसिन फॉर प्रेग्नेंट लेडी आल्सो वी हैव सीन। मधुरान्तक कोटि दिया, और प्रेग्नेंट लेडी के लिए एक स्पेसिफिक मैंने फिर से एक योग ढूँढा, क्योंकि मेरी जो सिस्टर सिस्टर इन लॉ है, उसको मुझे किसी भी हाल में बचाना था, क्योंकि अपनी नाक का सवाल था, घर का वो बात था कि भई आयुर्वेद का मेरा जो जीजा है तो वो मुझे ठीक कर ही सकता है, और उसने मेरा 100% फॉलो भी किया, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी सारे योग भी उसकी वजह से जानने को मिले। भई जब पेशेंट इज़ कोऑपरेटिव यू कैन ट्राई एवरीथिंग। ट्राई मतलब बोल रहा हूँ कि एग्ज़ैक्ट होना चाहिए, इसमें ट्राई नहीं करना है, एग्ज़ैक्ट होना चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए तो ही आप करो। क्योंकि कोरोना पेशेंट को ट्रायल में नहीं लेना है।
उसको ठीक करना है। रिसर्च विसर्च बाद में हो जाएगा, पेशेंट को ठीक करो वरना एक भी डेथ हुई आप रात को सो नहीं पाओगे। दशरथ सार में एक ये योग दिया हुआ है, अभ्रक भस्म में दिया हुआ है, अभ्रक भस्म, श्रृंग भस्म, जेठी मध और सीतोपलादी, वेरी सिंपल फॉर्मुलेशन। ये मैं रात को 2 बजे ढूँढा था, क्योंकि मेरी जो साली है उसको 7th डे के बाद जो नॉर्मल जो एलोपैथ में बोलते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म टाइप, तो उसको खाँसी होना शुरू हुआ था। तो स्पेसिफिकली ये अभ्रक भस्म, श्रृंग भस्म, जेठी मध और सीतोपलाद ये वेरी कॉमन मेडिसिन है, वेरी ईज़ी मेडिसिन है और इसका हनी के साथ मिक्सचर करके हम डब्बी बना के रखते हैं क्योंकि अभी प्रेग्नेंट लेडी का हमारे पास आ रहा है। ये चाटन जो है इससे मैंने 5 लेडी इवन इंक्लूडिंग वन ऑफ माय भाभी, शी इज़ ऑलरेडी कंप्लीटली रिकवर्ड, नो इश्यू एट ऑल। वन ऑफ माय पेशेंट शी इज़ 3rd मंथ प्रेग्नेंट, वो प्रेगनेंसी भी हमारे इनफर्टिलिटी का जो भी प्रोग्राम है गर्भ संस्कार का उसी की वजह से उसको प्रेगनेंसी रही और मैं उसको बोला था कि भई ध्यान रखना प्रेगनेंसी अच्छे से रही है तो भी कोरोना ना हो जाए और हस्बैंड की वजह से कोरोना हो गया। Right now, 5th day, she is asymptomatic. She had a high grade fever, but Madhurantak Vati is best for that. Madhurantak Vati जो है वो स्पेसिफिकली पित्त का भी काम करेगी और उसमें अपरक भस्म भी है, तो वो लंग्स को भी बचाएगी पहले से। और लंग्स का इन्वॉल्वमेंट ये किसी भी लेडी में नहीं हुआ एक्सेप्ट दैट माय फ्रेंड हू केम अराउंड ऑन 10th डे टू मी, क्योंकि वो मेरे पास पहले से ट्रीटमेंट में नहीं था। राइट नाउ आफ्टर 5th डे शी इज ऑलरेडी recovered in the sense she is having SpO2 92, puffing is 50% reduced in 3 days, today is the 4th day। तो उनको 4 से 5 लीटर का ऑक्सीजन चल रहा था वो बंद है, उसको एनर्जी भी आई है, भूख भी लग रहा है, एवरीथिंग इज गेटिंग नॉर्मल और मैं उसको बोला कि 7 डेज में शी विल बी कंप्लीटली ओके। उसको ये श्वास का चिंतामणि, श्रृंगाब्र, स्वर्ण सूतशेखर, इलादी, अभ्रक भस्म स्टैंड बाय है, मधुरांतक, सीतोपलादी का मिक्सचर जिसमें अभ्रक, श्रृंग भस्म, जेठी मध और सीतोपलादी इतना मिक्सचर है। तो ये प्रेग्नेंट लेडी का हुआ। प्रेग्नेंट लेडी में दूसरा 2-3 टिप्स टाइप में दे दूँगा, जैसे कि प्रेग्नेंट लेडी है, ड्राई कफिंग है। ड्राई कफिंग मतलब ये अभ्रक वाला भी उसमें काम कर देगा, सीतोपलादी का जो मिक्सचर बताया, बट फिर भी काफ़ी ऐसा क्रिटिकल सिचुएशन में भी ऐसा काफ़ी पेशेंट आता है जिसको किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। उसको ड्राई कफ के लिए नयोपायम कषाय, नयोपायम कषाय में वेरी सिंपल इंग्रीडिएंट है, बला, शुंठी और जीरक, जो कि ड्राई कफिंग के लिए बेस्ट है। मैं सालों से यूज़ करता हूँ प्रेग्नेंट लेडी में जो इन जनरल भी प्रेगनेंसी में कभी-कभार ड्राई कफिंग का 9 मंथ्स तक प्रॉब्लम रहता है एलोपैथिक में। उसको हम नयोपायम से कंप्लीटली ठीक कर सकते हैं। साथ में महाधन्वंतर गुलिका दे दो, वात का शमन भी करेगा और उसका नाम है गर्भरक्षा गुलिका। महाधन्वंतर गुलिका, जिसका नाम भी है गर्भरक्षा गुलिका, वो तो बच्चे का भी ध्यान रखेगा। साथ में सिंपल आप गुडुचि सत्व भी दे सकते हो, कॉफलेट सिरप भी दे सकते हो, वेरी सिंपल। ये हुआ हमारा प्रेगनेंसी का जो काम हुआ वो। अभी पोस्ट कोविड का थोड़ा बता दूँगा। अभी काफ़ी सारे मैं आई थिंक 6-7 केस तो मिस कर रहा हूँ क्योंकि वो सब लूँगा तो आई थिंक 12 बजा दूँगा। बट अभी पोस्ट कोविड का थोड़ा बता देता हूँ, कि पोस्ट कोविड में अगर स्पेसिफिकली हम देखें, तो आपको रिपोर्ट्स क्यों ऑब्जर्व करना है। स्टेरॉइड्स लेने की वजह से पोस्ट कोविड में हर एक पेशेंट को डब्ल्यूबीसी बढ़ा रहेगा। लिम्फोसाइट ऑलमोस्ट उनका 20 से कम रहेगा और डी डाइमर बढ़ा रहता है कभी-कभार इस वायरस का वजह से। आफ्टर कोविड अराउंड 7 डेज़ के बाद पेशेंट का ये स्पेसिफिकली बढ़ जाता है डी डाइमर ऐसा ही विदाउट एनी रीज़न। तो वो भी ध्यान रखना है। तो हमको आफ्टर पोस्ट कोविड क्या करना है? हमको पोस्ट कोविड रक्त शुद्धि साथ में करनी पड़ती है। नॉर्मल हमारा पेशेंट को हम लास्ट ईयर तो कराते थे कि भई जोरान पे विरेचन की भई हेलो हर डे का उसको काढ़ा दे दिया, टैबलेट दे दिया, उसको विरेचन करा दिया। बट इस बार पेशेंट को वीकनेस भी ज़्यादा लग रही है, तो काफ़ी पेशेंट ऐसा मान भी नहीं रहे। भई चलो ऐसा विरेचन करा दिया तो सिंपल वगैरह, तो कोई बात नहीं। स्पेसिफिकली क्या दे सकते हैं जो डब्ल्यूबीसी को कम करे, क्योंकि 40 एमजी आईवी दे रहे हैं, 40 एमजी थ्राइस अ डे आईवी दे रहे हैं, जिसकी वजह से पेशेंट का डब्ल्यूबीसी जा रहा है 20,000। इसको पोस्ट कोविड में गिना जाता है क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट माइट हैव कवर्ड 14 डेज ऑलरेडी। ये 14 डेज ही मस्ट हैव गॉन थ्रू द थेरेपी एंड 15 डेज से उसका मे बी डब्ल्यूबीसी बढ़ रहा है या तो इवन कभी भी 7वें 8वें दिन भी स्टेरॉइड की वजह से बढ़ता है। तो स्पेसिफिकली डब्ल्यूबीसी को कम करने के लिए लास्ट ईयर भी मैं अपना काम किया था जिसकी वजह से मुझे पता है कि इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो रसपाचक मेडिसिन है, रक्तपाचक मेडिसिन है और हरिद्राखंड। तो काफ़ी सारी अभी महाराष्ट्र की फार्मेसी भी रसपाचक टैबलेट, रक्तपाचक टैबलेट बनाती है।
ये गुजरात में जो हमारा ए फॉर आयुर्वेद तपन सर का जो फार्मेसी है उसमें भी ये रस रक्त बल करके मेडिसिन आता है। तो पोस्ट कोविड हर एक पेशेंट को मैं रस धातु, रक्त धातु और हरिद्राखंड ये 3 चीज़ कंपल्सरी देता हूँ। जिसकी वजह से जो रसद-उष्टि हुई है, स्टेरॉइड की वजह से रसद-उष्टि होगा। क्योंकि वो हमारा जो पूरा धातु का जो क्रम है उसको बिगाड़ देती है, एक ओवरलोडिंग कर देती है। तो रस धातु, रक्त धातु और हरिद्राखंड ये 3 मेरी ड्रग ऑफ चॉइस है 110% हर एक पेशेंट में। और उससे विदिन 3 टू 4 डेज़ डब्ल्यूबीसी 19,000 है, वो कम होते-होते आराम से 10,000 के आस-पास आ जाएगा। नहीं आएगा तो मैक्सिमम 7 डेज़ में आ जाएगा 110%। दूसरा चीज़, अगर वीकनेस है तो आप अलग-अलग प्रकार का अश्वगंधा रिस्ट है, अर्जुना रिस्ट जो पेशेंट को डी-डाइमर बहुत बढ़ा हुआ था, है नहीं, था। तो पेशेंट को डी-डाइमर बहुत बढ़ा हुआ था, हार्ट पेशेंट थे, डायबिटिक पेशेंट थे या तो उनको स्पेसिफिकली पल्स और या तो ये ब्लड प्रेशर का कोई भी इश्यू हुआ था, वो पेशेंट को अर्जुना रिस्ट कंपल्सरी दो क्योंकि पोस्ट कोविड में जो हार्ट अटैक्स आते हैं, मतलब कि हाइपोक्सिया हो जाता है आफ्टर 1 मंथ, 2 मंथ उसको भी ध्यान में आपको रखना पड़ेगा क्योंकि जो ओल्ड एज पेशेंट है आफ्टर 50-60 समथिंग वो रिकवर्ड दैट डजंट मीन ही इज कंप्लीटली रिकवर्ड। हमको पता है वो रिकवर्ड हो गया बट 2 मंथ्स के लिए दे आर इन इन ट्रबल। काफ़ी पेशेंट को आपने सुना भी होगा कि 1 महीने बाद 2 महीने बाद उसको हार्ट अटैक आ गया और वो चल बसे। व्हाई? बिकॉज़ जो रसद-उष्टि था, रक्त-दुष्टि था हमने उसको ठीक ही नहीं किया था। मतलब हमने नहीं एलोपैथ वालों ने। तो वो 2 चीज़ ठीक नहीं हुई थी और उम्र में भी बढ़ा हुआ रहता है, जो कि पता नहीं चलता। ऐसा एक केस मेरे पास भी आया था, हमने उसको पूरा ठीक कर दिया। डी-डाइमर आफ्टर 7 डेज़ मतलब कंप्लीट 14 डेज़ का ट्रीटमेंट हो गया, 7 दिन का भी ये रसपाचक वगैरह हो गया और उसके बाद उसको डी-डाइमर आया 2500। पेशेंट क्या कंप्लेन करेगा, मेरे हाथ में नमनेस हो रहा है, हेडेक हो रहा है और चक्कर आ रहा है। ये 3 चीज़ें उसको वो बताएगा आपको कि सर मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, या तो नमनेस हो रही है, या तो हेडेक हो रहा है, या तो चक्कर आ रहा है। ये चीज़ बताती है कि उसका डी-डाइमर हाई हो रहा है। तो ये पेशेंट को आप तुरंत ही अर्जुनारिस्ट, रिफ्लागुग्लू और गुडुचिएब्राकोराल ले लो, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। अगर 2000 या तो 15,000 से ज़्यादा है, तो साथ में उसको एस्पिरिन दे दो या तो हिपेरिन का इंजेक्शन जो एलोपैथ में काम करेंगे। मैं एलोपैथ का कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करता, मैं उसको बता देता हूँ कि उसके पास जाओ और हिपेरिन लेके आओ। मैं नहीं दूँगा क्योंकि जो मेरा काम है वो मैं करता हूँ, जो मेरा काम नहीं है वो मैं नहीं करता। द्राक्षासव भी दे सकते हैं क्योंकि ये लंग्स का इन्वॉल्वमेंट था। आफ्टर जो द्राक्षासव का आप पाठ पढ़ेंगे तो उसमें पूरा चीज़ें लंग्स को इम्प्रूवमेंट करने का भी आता है। तो द्राक्षासव है, बलारिष्ट है, विदारियादियासव है जो वात पित्त शमन करती है विदारियादियासव। तो ये सभी चीज़ें पोस्ट कोविड में प्लस लघु वसन मालिनी द बेस्ट मेडिसिन। लघु वसन मालिनी का पाठ पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि दिस इज़ मेड फॉर द पोस्ट कोविड ओनली। जो मेबी आप सोचेंगे कि ये हमारे शास्त्र के जो मतलब विज्ञानी है, जो हमारे ऋषि-मुनि हैं, उन्होंने कैसे सोच के लिखा था, तो आप अगर देखेंगे तो ये पूरा मतलब लघु वचन मालिनी का पोस्ट कोविड में ही पूरा दिया हुआ है, तो मैं उसको देता ही देता हूँ। तो इस प्रकार से हम पोस्ट कोविड का भी देखा है। अभी इन जनरल जो 2 छोटे-छोटे पॉइंट्स, उसके बाद वैक्सीनेशन और उसके बाद मैं करूँगा क्योंकि 11 बज गए। जैसे कि अगर हम देखेंगे कि भई ऐसा पेशेंट आता है जिसको ऐसे भी पेशेंट मिले हैं 5 जैसे जिसको हिकअप्स आती है, कंटिन्यू हिकअप्स आती है। स्पेसिफिकली ये मेडिसिन है कनकासव। कनकासव इज़ द बेस्ट मेडिसिन फॉर हिकअप। अगर ज़्यादा है तो उसमें मोती पिस्टी ऐड करके आप कर सकते हो। मोती पिस्टी एंड कनकासव इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द हिकअप्स क्योंकि पेशेंट को 2-3 प्रकार के आते हैं। अगर पेशेंट अ अ, कोई मेडिसिन निगलने में परेशानी कर लिया, जो कि हॉस्पिटल्स में मेरे पास एक लास्ट ईयर केस आया था इसलिए मुझे पता है। एलोपैथ का मेडिसिन निगलने के टाइम पे अटक गया, उसके बाद उसको हिकअप्स शुरू हो गया। हिकअप्स बैठ ही नहीं रहा था। आप कुछ भी दे दो, कुछ नहीं होगा। आयुर्वेद का भी कुछ भी दे दो, आयुर्वेद, एलोपैथ कुछ भी दे दो, उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ़ फ़र्क पड़ेगा उसको मोती पिस्टी और कनकासव। कनकासव 4 चम्मच और मोती पिस्टी 1 या तो 2 पिंच दिन में 2 से 4 बार उसको दे सकते हो। उससे तुरंत ही उसको ठीक हो जाएगा और ये सभी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ। इसमें कोई ऐसा हम्बग चीज़ें नहीं है। अगर मैं शास्त्र का भी कोई ऐसा बता दूँगा, हाँ, ये मेडिसिन मैं ऐसा नहीं बताता। मैं जो यूज़ किया है, मैं वही बताता हूँ। उसके बाद जो स्पेसिफिकली अ, आई थिंक वो तो मैंने सब ऐसे क्लियर कर दिया है। हाँ, स्पेसिफिक एक है श्वासानंद गुलिका, जो मैं एक पेशेंट में कहना बताना भूल गया क्योंकि मैं बोला कि 4-5 केसेज़ हैं कि मैं वो निकाल दिया था क्योंकि अभी टाइम नहीं था इसलिए। बट फिर
फिर भी 1-2 चीज़ ऐसी है जो स्पेसिफिक है तो मैं बता देता हूँ। एक है श्वासानंद गुलिका जो कोटेकल फार्मेसी में आता है, जिसमें हिंगुल है, वचनाभ है, कर्पूर है और त्रिफला है। वेरी सिंपल मेडिसिन्स है, बट इसका काम श्वास, कास और हिक्काम में बेस्ट है। मैं एक पेशेंट 20 साल का लड़का था, एक केस बता ही देता हूँ क्योंकि दैट वाज़ इंटरेस्टिंग केस जिसको आप अगर सोचोगे तो ये सो कुछ नहीं था, बट कुछ नहीं था तो ऐसा हो क्यों रहा था? दोनों चीज़ें हैं। तो ऐसा एक केस लड़का जो है वो अराउंड 20 इयर्स का जो था, उसकी मदर का फ़ोन आया कि भई उसको बहुत सारा श्वास चढ़ रहा है। कितने दिन पे? सेकंड डे पे। हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल 20 साल के लड़के को सेकंड डे पे श्वास हो ही नहीं सकता। श्वासानंद गुलिका मैं बोला, वो बीच में श्वासानंद गुलिका बोला। तो लड़के को श्वास चल रहा था। मैं बोला ऐसा हो नहीं सकता, फिर भी मैं उसको बोला कि मुझे लड़के से बात कराओ। तो क्या बोला वो उठ ही नहीं पा रहा है, उसको कंप्लीट वीकनेस है। बोला हाउ इज़ इट पॉसिबल? इन द सेकंड डे 20 ईयर ओल्ड चाइल्ड को कुछ हो नहीं सकता। 20 इयर्स के नीचे के जो भी पेशेंट है उनको सिर्फ 7 डेज़ में आप क्योर कर सकते हो वेरी ईज़िली विथ माइनर मेडिसिन उसमें कुछ ऐसा नहीं होता। तो मैं पेशेंट को बात किया तो उसको फीवर था, श्वास था और डिप्रेस्ड हो गया था 2 दिन में ही उसको ऐसा लगा कि मैं कोरोना से मर जाऊँगा। बट सिम्पटम्स थे, सो यू कैन नॉट अवॉइड इट। अगर पेशेंट को डर भी लग रहा है, हर एक को लग रहा है, आपको भी, मुझे भी, सबको लग रहा होगा क्योंकि स्ट्रेन इतनी हार्ड है। बट उसको डर लग रहा है दैट मीन्स कि उसको सिम्पटम्स है, उसको श्वास हो रहा है, भले ही उसका एसपीओ2 नॉर्मल है, फिर भी उसको श्वास हो रहा है। तो ये टाइप का केसेस में कोई ऐसा स्पेसिफिक में माइंड के ऊपर काम नहीं करना है, उसको श्वास बिठा दो, ठीक हो जाएगा। पेशेंट को मैंने श्वासानंद गोली का 1 गोली दिन में 3 बार, फर्स्ट चिंतामणि, सेकंड डे पे मैं किसी को नहीं दिया, ये 20 साल के लड़कों को दिया। मधुरान्तक दिया ताकि पित्त शमन करे और फीवर भी उसका चला जाए। कनक-आसव दिया, कनक-आसव इज़ द बेस्ट मेडिसिन फॉर एनी लंग्स डिजीज़ तो काफ़ी सारे पेशेंट में मैं दे रहा हूँ। बट काफ़ी पेशेंट का मैं आपको बताना भी अभी टाइम नहीं था इसलिए मैं नहीं बोला बट कनक-आसव इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मी और त्रिशूल टैबलेट दिया ताकि फीवर कम हो जाए और प्लस मेरा छठी वाला चाटन जो इसमें था। पेशेंट अननोन था, तो उसको लगा कि आयुर्वेद मेडिसिन तो ले लिया बट इससे क्या होगा? रात को उसने मेडिसिन का डोज़ नहीं दिया। 6 बजे मेरे पास मेडिसिन लेके गए थे, मैं ऐसे पेशेंट को एंटरटेन नहीं करता। मैं उसको बोलता हूँ अगर भरोसा है तो ही लेके जाओ और जैसे ही मेरी मेडिसिन मिले तुरंत ही शुरू करो, वरना मेरे से मेडिसिन मत लेने आओ बिकॉज़ मुझे जो केयरलेस पेशेंट है उसके साथ मज़ा नहीं आता। मुझे रिज़ल्ट देना है इसलिए। तो सुबह उसको लगा कि चलो भई अभी तो लड़के को देना पड़ेगा क्योंकि उसको पूरी रात श्वास रहा है, फीवर रहा है, सब रहा है। तो सुबह उसने सिर्फ कनक-आसव, पहले तो सब बाकी सब मेडिसिन तो ठीक था बट उन्होंने कनक-आसव 4 चम्मच दिया। लड़का सीधा खड़ा हो गया क्योंकि पूरा उसको एनर्जी आ गया। कनक-आसव वीकनेस को भी दूर करता है। इसलिए कनक-आसव जो पेशेंट में वीकनेस है, श्वास है, उसको कनक-आसव देने से तुरंत ही फ़र्क पड़ता है। श्वासानंद गुलिका, श्वास-कास और ये तीनों जो श्वासानंद गुलिका कोर्टिकल का बताया। 2 दिन में ही उसको पूरा मेंटली भी रिलैक्स हो गया, सिम्प्टोमेटिक भी रिलीफ हो गया। भले उसका एसपीओ2 99 था, उसको श्वास था, समझ रहे हैं? तो उस प्रकार से तो ये पूरा सिम्पटम्स भी उसको ठीक हो गया। 4 दिन बाद उनके मदर-फादर को बिकॉज़ वो कुछ ध्यान नहीं रख रहे थे क्योंकि बच्चे का सवाल था, तो वो डर गए थे। वो उनके कांस्टेंट टच में थे, तो उनको भी कोविड हुआ और उनका भी मेडिसिन मैंने किया। वो लड़के ने सामने सामने से फ़ोन किया कि सर मेरे मदर-फादर का मेडिसिन भी देना है। आप मेरे मदर-फादर से बात कर लो, मैं आप उसको ठीक करो। तो पूरा फैमिली को हमने ठीक किया। तो ये भी एक अच्छा एक मेडिसिन था जो मैं रह गया बताने का। तो इस प्रकार से हम जो मेन हमारा ये कॉन्सेप्ट था आयुर्वेद का, जो मैं जितना हो सके उतना तो मेरे हिसाब से मैंने बताया है। लास्ट द पॉइंट वैक्सीन लेना ही चाहिए। काफ़ी सारे लोगों ने बोला था मुझे, आई मीन नॉट मुझे बट ये 2 दिन में भी सवाल उठे थे। तो क्लियर भी मैं बता सकता हूँ, आयुर्वेद का हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है। लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अब्बों लोग में, जो कि आप ठीक नहीं कर सकते, जिसका डर आप नहीं निकाल सकते। उसके लिए सेफेस्ट ऑप्शन है वैक्सीन। अगर लगा लिया ना, तो भी उसको ऐसा लगेगा कि हाँ, मुझे कोरोना नहीं होगा। एटलीस्ट वो डर निकल जाएगा, जिसकी वजह से वैक्सीन लेना ही चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोलता, मेरी वाइफ को भी कोरोना हुआ था। शी गॉट क्योर्ड विदिन 5 डेज़। मेडिसिन से ही हुआ है, ऐसा भी नहीं है कि ये वैक्सीन लिया था जिसकी वजह से ये हुआ है। वैक्सीन लिए हुए डॉक्टर्स भी देखे जिनका डेथ हुआ है, 2 वैक्सीन लिए फिर भी डेथ हुआ है। बट द रेशियो इज़ क्वाइट लो। जो हमने ये पढ़ा है, देखा है, सुना है, सोचा है, सब किया है। उसके बाद मैं बता रहा हूँ। तो इसके बाद आई थिंक वैक्सीन के रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। स्पेसिफिकली सभी लोगों को ऐसा पेशेंट को भी आप मत लो कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं, आपको अपने पे कॉन्फिडेंस से चलेगा। पेशेंट अगर कोई भी अननोन पूछे कि वैक्सीन उसको बोलो ले लो। उसके अलावा ऑप्शन नहीं है क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन इज़ वेरी हाई, पॉलिटिक्स इज़ वेरी हाई।
मेनी थिंग्स आर अनकंट्रोलेबल। आप 100 मोदी लाओगे तो भी कुछ नहीं होगा। तो पेशेंट को अल्टीमेट हमको करना है कि माइंड को रिलैक्स करना है। एक आपदा है, जो पैंडेमिक है, उसको ठीक करना है, तो दिस इज़ द सेफेस्ट ऑप्शन। सेफेस्ट मतलब जो डेथ हो रही है, वी आर वेरी लाइक डीपली हर्ट फॉर दिस, बट वो काफ़ी कम है। मैं एक पेशेंट को भी बचाने के लिए 1% भी चांस है तो मेडिसिन देता हूँ। जो ये मैं मेडिसिन बताया, जो ये मेरा O2 चाटन वाला जो है, मैं अभी आज के दिन में 3 पेशेंट को दिया है, तीनों के पास से मैं एक भी पैसा नहीं लेता हूँ। ये मेडिसिन कॉस्टिंग इज़ अराउंड 10,000, क्योंकि इसमें सभी प्रकार का मेडिसिन्स आता है। 10,000 हमको उसकी कॉस्टिंग आती है, क्योंकि एवरी एवरी मेडिसिन्स वी यूज़ आर स्टैंडर्ड, वैद्यनाथ या तो दूध पापेश्वर, एंड एवरी मेडिसिन इज़ कॉस्टली। फिर भी अगर 1% चांस है पेशेंट को, पेशेंट इज़ ट्रस्टिंग अस 100%। पेशेंट 1% चांस है, बट पेशेंट इज़ ट्रस्टिंग अस 100%। I don't take single money from them, but we are giving result, and plus we have to spread also Ayurveda in the good way. तो जो भी हमने ये आज का सेशन लिया, उसका रिकॉर्डिंग सुन के आप फिर से उसको अपडेट कर लेना। कुछ भी है तो मुझे पूछ सकते हैं, कुछ भी है तो सर तो हैं ही, सर काफ़ी सारे मेरे से सीनियर है, काफ़ी सारा मेरे से तो बहुत ही सारा काम किया है। ये तो मैंने जो काम किया है इस प्रकार का, उसका मैं जितना हो सके उतना मैं बताया आप लोगों को। जितना मेरा नॉलेज है, मेरा एक्सपीरियंस है, वो मैंने सब शेयर किया। जो आज मैंने बताया था कि नो हाइडिंग, मैं हाइड करने में बिलीव नहीं रखता हूँ, इसलिए मैं सभी चीज़ें बताता हूँ। थैंक यू। आई थिंक सर अभी बोलेंगे कि अभी जाओ। वैद्य मेहुल जी ने जो अपनी इतनी सूक्ष्मता से, मतलब कि प्रिवेंटिव से लेकर के और माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, यानी कि हम नॉर्मल जो है ऑक्सीजन नहीं थी, ऑक्सीजन, बाईपैप, वेंटिलेटर, प्रेग्नेंट लेडी, वैक्सीनेशन, लगभग मुझे लगता है कि सभी चीजों को कवर अप किया है और मैं हृदय से इनका आभार व्यक्त करता हूँ। चैट्स बॉक्स में बहुत प्यारे प्यारे मैसेज आपके लिए आ रहे हैं और इतना सुंदर, इतना सूक्ष्मता से, और इसीलिए शायद बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं बने हैं, क्योंकि बहुत ही सूक्ष्मता से आपने अपने योगों को रखा है और बहुत ही सैद्धांतिक और बहुत ही क्लासिकल। तो मुझे बहुत अच्छा लगा मेहुल जी आपका। दो एक क्वेश्चन है मित्र, जरा सा उसको देखिएगा। पोस्ट कोविड में अगर डायबिटीज की वजह, मतलब स्टेरॉइड की वजह से हमारा डायबिटीज आया है, शुगर लेवल बढ़ा है, तो उसमें क्या करना चाहिए? नंबर वन। नंबर टू, प्रेग्नेंट लेडी में क्या वैक्सीनेशन ले सकते हैं, नहीं ले सकते? और एक क्वेश्चन है ये कि अगर हमारा घ्राण नाश यानी गंध नाश हो रहा है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तीन क्वेश्चन प्लीज क्लियर कर दीजिए। डायबिटिक का तो मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस ही है, क्योंकि मेरे ससुर जी को ही था और काफ़ी सारे पेशेंट को भी है, तो मैं 2 चीज़ बताऊँगा। अगर पेशेंट का स्टार्टिंग में बिकॉज़ ऑफ स्टेरॉइड मोर देन 400 रहा है, एंड यू मस्ट गिव इंसुलिन बिकॉज़ इट विल डैमेज योर किडनी इफ इट इज़ गोइंग मोर देन 400 कंटीन्यूअसली। सो बेटर है कि आप उनको 2-4 दिन, बाकी तो अपना मेडिसिन से तुरंत रिकवर हो जाएगा, क्योंकि जैसे स्टेरॉइड का इफ़ेक्ट कम होता जाएगा, इट विल अगेन रिकवर। उसके लिए हम क्या करते हैं स्पेसिफिकली, एलोपैथ का तो हम ठीक है कि स्टेरॉइड दे दिया और बात खत्म, इंसुलिन दे दिया, बात खत्म। बट उसके लिए हम कथक खदिरादि कषाय, जो कोटकल कंपनी का आता है। दूसरा, शुक्र मातृकावटी, जो मैं भूल नहीं गया, बट एक डायबिटिक का केस था जिसमें मुझे बताना था, बट काफ़ी सारे केस रह गए हैं। शुक्र मातृकावटी इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एनी प्रमेह, वाता, पित्त, कफ, ऑल एनी काइंड ऑफ थिंग जो मार्केट में सिर्फ एफ्रोडिजियक के नाम से मिल रहा है, दैट इज़ कंप्लीटली रॉन्ग। इट इज़ बेस्ट मेडिसिन फॉर प्रमेह। इट गिव्स इंस्टेंट बल आल्सो, बिकॉज़ ये शुक्र धातु तक काम करती है। मतलब एफ्रोडिजियक इसलिए है कि वो शुक्र धातु तक काम करती है। तो इट इज़ गिविंग ऑल चैनल क्लीनिंग। उसके लिए आप रस धातु, रक्त धातु, हरिद्राखंड, ये 3 तो चालू ही रखो। उसके साथ कथक खदीरादि कषाय है, फिर ये शुक्र मातृकावटी है, और खदीर का पानक, खदीर और दारू हरिद्रा, इसका पानक आप दे सकते हो। तो ये स्पेसिफिकली देने से डेफिनिटली विदिन 15 डेज़ आपको 3-4 दिन इंसुलिन देना पड़ा, कोई दिक्कत नहीं। पेशेंट्स लाइफ इज़ इम्पोर्टेंट, नॉट द मेडिसिन व्हिच यू आर गिविंग एट दैट टाइम, कि भाई एलोपैथ दिया, आयुर्वेद दिया। स्टार्टिंग में इट विल नॉट गेट कंट्रोल बिकॉज़ इट इज़ आउट ऑफ कंट्रोल। स्टेरॉइड का डोज़ समझो 40 एमजी थ्राइस अ डे दिया है। ये हुआ पहला क्वेश्चन जो शॉर्ट में मैं खत्म कर रहा हूँ। दूसरा चीज़ जो स्मेल का है, स्मेल का तो वेरी सिंपल चीज़, उसके बारे में सोचो ही मत। जो मैं आपको पहले भी बताना भूल गया इन बिटवीन, कि अगर पेशेंट आपको पूछ रहा है कि सर मेरा स्मेल चला गया, टेस्ट चला गया, दैट इज़ अ माइल्ड सिम्पटम। आउट ऑफ 100, 90 इज़ द माइल्ड सिम्पटम पेशेंट। यू कैन रिकवर देम विदिन 7 डेज़। तो स्पेसिफिकली अगर उसके लिए 2-3 चीज़ें हैं, आप पेशेंट को बोलो कि अजवाइन, फिर कर्पूर और शुंठी, इसका छोटा-सा पोटली बना के सूंघते रहो। दूसरा चीज़ कर कर सकते हो, ये शास्त्र वाला है, जीरा को सिकाई करके उसको सूंघो। जीरा को सिकाई करो और उसको सूंघो।
नहीं आएगा, 2-4 दिन नहीं आएगा, फिर अपने आप होना शुरू हो जाएगा। टेस्ट के लिए इसी तरह से शास्त्र में दिया है, तरीकटू को थोड़ा-सा उसमें लवण डालो और थोड़ा-सा उसमें अदरक का जूस डालो। फिर उसको मिक्स करके उसको सिर्फ़ च्यू करना है, उसको निगलना नहीं है। तरीकटू को सेंधा नमक मिक्स करके उसको थोड़ा-सा हम अदरक का जूस डाल के उसको च्यू करना है, उसको मिक्स नहीं करना मतलब निगलना नहीं है, फिर उसको च्यू करके जाने दो। That will give you test within 2-3 days. That is not an issue, that is not a disease, that is not a symptom to worry. That is completely ignorable. Ignorable means कि वो आप पेशेंट को बता दो कि you are having mild symptom. पहले दिन उसको बता दोगे, पेशेंट will get recover faster क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि I don't have anything. आपको अलर्ट रहना है, पेशेंट रिलैक्स हो जाएगा। और थर्ड वाला हाँ, प्रेग्नेंट लेडी में प्रेग्नेंट लेडी में स्पेसिफिकली ऐसा है कि हम एडवाइस हम तो नहीं करते, बट पेशेंट जो है अभी यहाँ पे जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है, उनको वैक्सीन दिया हुआ है। तो नॉर्मल हम उसको बोल सकते हैं कि अगर आपका जो लोकल डॉक्टर एमबीबीएस के साथ आप क्योंकि वो हमारे पास कंसल्ट के लिए नहीं आते, अगर वो आते हैं, पूछते हैं, बताते हैं, तो कहते हैं कि भई मत लो, क्योंकि ऐसा उसका कोई प्रोटेक्शन आपको नहीं मिलेगा और कोरोना होगा तो भी स्पेसिफिकली हम ऐसा बोलते हैं कि क्योंकि हमने ठीक किया है कि भई 5 डेज़ में आप रिकवर कर सकते हो, बट अगर वो लेना है तो उसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओनली द थिंग फीडिंग वाले जो भी लेडी है, तो फीडिंग करा रहे हैं, उसको वैक्सीन नहीं लेना है। उसको स्पेसिफिकली मना बोले जब तक बच्चा फीडिंग कर रहा है, उसको वैक्सीन नहीं देना है, बिकॉज़ हमारी मेडिसिन या तो कोई भी मेडिसिन थ्रू ब्रेस्ट मिल्क बच्चे के पास जाती ही जाती है, तो उसको नहीं देना है। अ, वैद्य मेहुल जी, आपका हृदय से बहुत-बहुत आभार। अपना समय आपने निकाला और इतना ईमानदारी से, और मुझे लगता नहीं कुछ रखा होगा आपने अपने पास, सब कुछ दे मैं दिया है। मैं वीडियो ऐसा में सर सब सोच कुछ। के आया था मैं ऐसा जी, सोच के आया था कि मैं ऐसे पॉइंट वाइज़ बताऊँगा कि कोई क्वेश्चन ही ना आए। तो या तो कोई बहुत समझ अच्छी में बात। या तो किसी को समझ में नहीं आएगा या तो मैं ऐसा समझा दूँगा कि क्वेश्चन ही ना आए। नहीं, बहुत अच्छी बात है, और क्वेश्चंस लगभग नहीं के बराबर हैं क्योंकि सारे पॉइंट्स को आपने टच किए हैं। और कल तक ये हो रहा था कि हमारा डी डाइमर बढ़ा हुआ है, सीआरपी बढ़ा हुआ है, फेरिटीन बढ़ा हुआ है, तो कैसे क्या-क्या योग हो सकते हैं। बहुत ही सूक्ष्मता से अपनी बातों को आप रखना। आपका बहुत-बहुत हृदय से आभार। विश्व आयुर्वेद परिषद के सभी सदस्य जो है आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद सर। मैं एक पॉइंट आपको अगर मिले तो एक पॉइंट मिले तो मैं हाँ, सिर्फ बता देता हूँ। लास्ट में 2-3 लोग ऐसे म्यूकरमाइकोसिस का पूछ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। म्यूकरमाइकोसिस का आयुर्वेद में अभी तक किसी ने इलाज नहीं किया है। शायद मेरे पास एक केस चल रहा है, मुझे अभी तक पता नहीं है, कल कंफर्म होगा। हुँ, बट म्यूकरमाइकोसिस में आज तक किसी ने आयुर्वेद में ठीक किया नहीं है क्योंकि मेरा जो भी सर है, मैंने सबको पूछा है। जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हम सिंपली बोल सकते हैं सिर्फ 2 लाइन में कि भई एक बिल्वादी गुलिका क्योंकि वो कृमि हुँ, चिकित्सा करनी पड़ेगी आपको। कृमि शिरो रोग बोल सकते हैं क्योंकि दैट इज़ स्प्रेडिंग वेरी फास्ट। 99% patient will not come to you because it is spreading so fast that a patient is carrying a lot. They will just go to एलोपैथ डॉक्टर। वो एलोपैथ डॉक्टर के पास ही जाएगा, आपके पास नहीं आएगा। इसलिए ज़्यादातर उसके बारे में मत सोचो। बट अगर आया, जैसे कि मैं एक पेशेंट को अभी दे रहा हूँ प्रिवेंटिव में क्योंकि एलोपैथ डॉक्टर ने मुझे बोला है कि 2 दिन वेट कराओ, कल मेरे पास भेजना मतलब कल उसको मैं उसके बाद भेज रहा हूँ। तो पेशेंट को बिल्वादी गुलिका जो कोटेकल वगैरह सभी कंपनीज़ बनाती है, म्यूकरमाइकोसिस में वो कृमिघ्न तरीके से काम करेगा। तो उसका हेवी डोज़ देना है मतलब 2 टैबलेट दिन में 8 बार देना है। दूसरा चीज़ कुष्ठ कुठार रस करके आता है, तो भेषज रत्नावली वगैरह में है जिसका स्पेसिफिक अगर आप श्लोक पढ़ोगे, मेरे पास जो सीखना है तो मैं उसको बोलता हूँ कि अगर आप सिंपल अभिपत्ति का चूर्ण भी पढ़ रहे हो तो उसका श्लोक पढ़ो, उसमें जो शब्द दिया है वो पकड़ो। कुष्ठ कुठार रस में दिया है कि गलित कुष्ठ में काम लगेगा। वो स्पेसिफिक म्यूकोरमाइकोसिस में ही होता है। गल सब सब चीज़ें गला देती है अप टू द ब्रेन। तो कुष्ठ कुठार रस इज़ आल्सो द ड्रग ऑफ चॉइस। मैं सिर्फ 2 चीज़ें बताऊँगा, ज़्यादा नहीं बताऊँगा क्योंकि मैंने भी अभी ठीक नहीं किया है। जो गार्गलिंग करने का बोलते हैं, मेडिसिन में सिर्फ 2 बिल्वादी और कुष्ठ कुठार हेवी डोज़। गार्गलिंग के लिए सप्तछादादि कषाय, अरिमेदादि तैलम ये हम ट्राई कर सकते हैं। आई एम गिविंग सप्तछादादि कषाय फ्रॉम वेदरत्नम कंपनी। वो मैं गार्गलिंग के लिए बता रहा हूँ और ये 3 चीज़ें मैं सिर्फ अभी पेशेंट को दिया है, उसको हेडेक में कंप्लीट रिलीफ हो गया है। उसको जो जॉ पेन था उसमें कंप्लीट रिलीफ हो गया है। तो पैलेट में उसको जो स्पॉट बना है, वो शायद डॉक्टर बोल रहे हैं कि दैट माइट बी जस्ट स्टोमेटाइटिस काइंड ऑफ अ स्टफ और दिस। तो उसमें भी उसको आज 50% रिलीफ मिला है बट वी आर नॉट श्योर, वी हैव नॉट ट्रीटेड, आई हैव नॉट क्यूर्ड। तो मैं सिंपली ये 4 चीज़ें ही बताऊँगा, अभी ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आपने मुझे यहाँ पे बुलाया,
काफ़ी सारा टाइम मुझे दिया, जो मैंने बोला था कि मैं जब तक अपना खत्म नहीं करूँगा, मुझे सैटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, मैं नहीं जाऊँगा। बट नेक्स्ट टाइम आपके ऊपर है, आप बुलाओ मत बुलाओ, कोई टेंशन नहीं है, बट मेरा काम हो गया है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद मेहुल जी। और मैं सुरेंद्र सर को अब जो है